स्वागतम सुस्वागतम। आज बुधवार दिनांक 4 अगस्त 2021 को युगांतर शिक्षण संस्था द्वारा संचालित त्रिपुरे समाज कार्य महाविद्यालय स्वायत्त संस्था द्वारा इस आभासी मंच पर ई गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट फॉर कॉलेज डेवलपमेंट इस विषय पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया है। आज इस आयोजन में हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, प्रादेशिक उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग नागपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही इस वेबिनार की आज की अध्यक्षा हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम, इनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। यह वेबिनार नॉन टीचिंग स्टाफ को किस तरह से इस कोरोना काल के दौरान जो ऑनलाइन में सारा काम हो रहा है उसमें और किस तरह से इफिशिएंट हम उनको बना सकते हैं, किस तरह से महाविद्यालय के विकास में हम और ज्यादा योगदान इसका उपयोग करके कर सकते हैं, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर महाविद्यालय द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। कोरोना काल में जहां पर हमने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, वहीं पर ही एक आभासी मंच हमें ऐसा प्राप्त हुआ जिसके द्वारा हम दूर दराज में बैठे लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बहुत से लोग जो ऑफलाइन पद्धति से नहीं जुड़ पाते थे, ऑनलाइन पद्धति से आराम से जुड़ जाते हैं और बैठे बैठे वो अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आभासी मंच पर आज हमारे यहाँ पर बहुत से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर सहभागी है और उन्होंने इसके द्वारा जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करने का अपना जो रुचि है वो यहाँ पर दिखाई है। इस वेबिनार के संबंध में और अधिक जानकारी देने के लिए मैं हमारे महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर शिल्पा पुराणिक मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे वेबिनार के बारे में और अधिक जानकारी आपको दे। डॉक्टर शिल्पा पुराणिक मैडम। नमस्कार। आज के इस वेबिनार में मैं शिल्पा पुराणिक आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार के इनॉग्रेशन सेशन में हम सब है और हमें बहुत खुशी है कि इस वेबिनार के इनॉग्रेशन सेशन में हमारे साथ में विभागीय आयुक्त माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ सर हमारे साथ में है चीफ गेस्ट के तौर पर, और हमारे साथ में हमारे महाविद्यालय की कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी, हमारे महाविद्यालय के सीनियर मोस्ट फैकल्टी डॉक्टर मसराम सर और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ एंड जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उन सभी का मैं IQAC की तरफ से और त्रिपुरे कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार का जो थीम है ई गवर्नेंस एंड डाटा मैनेजमेंट फॉर कॉलेज डेवलपमेंट, इसको लेने के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका है कि आज हम सब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हर चीज अभी ई गवर्नेंस के तौर पर चल रही है और पेपरलेस वर्क हमारे ऑफिस में जोर पकड़ रहा है और हर चीज हम लोग इंटरनेट से या कंप्यूटर के द्वारा ही सारा चीज कर रहे हैं। पर बहुत दिनों से काम करने वाले लोगों को कहीं कहीं दिक्कतें आती है और बहुत उसमें जो एडवांस कोई चीजें चल रही है उसके बारे में अवेयरनेस लेने के लिए या उसके बारे में अपने आप को अपडेट करने के लिए, जैसे प्राध्यापक लोगों को रिफ्रेशर कोर्स होता है वैसे कंटिन्यूअसली रिफ्रेशर कोर्स नहीं होता है। जब कोई चीज लॉन्च की जाती है उस समय में उनको एक इंट्रोडक्शन या उसके बारे में ओरिएंटेशन दिया जाता है और उसमें होने वाले कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, इसके बारे में बहुत बात दिक्कतें आती है। तो हमने सोचा कि हमारे महाविद्यालय के माध्यम से इसकी एक पहल करें। इसमें और बहुत सारे मुद्दे हैं पर सारे एक दिन में हम लोग कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ मुद्दों को जिसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और उसमें हमारी क्वालिटी है या वर्क जो है वो क्वालिटेटिव रहे, इसके प्रयास के लिए ये पहली पहल की है। दूसरी बात, ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हम ये मानते हैं कि हमारा कोई भी कॉलेज महाविद्यालय जो है वो ये 2 पिलर के ऊपर आगे बढ़ता है या खड़ा रहता है, ऐसे हम मानकर चलते हैं। एक तो है टीचिंग स्टाफ और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो नॉन टीचिंग स्टाफ। पहला कोई भी विद्यार्थी कॉलेज में जब आता है तो वो पहले उसका इंट्रोडक्शन नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ होता है और हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ इज अ मिरर ऑफ द कॉलेज, क्योंकि वो पहले कॉलेज कैसा है, लोगों को कैसा रिसीव करता है या फैकल्टी कैसे है, इसको बताने वाला जो पहला जरिया होता है स्टूडेंट को वो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। तो इसलिए
कॉलेज के विकास के लिए, ये कॉलेज के पूरे फंक्शनिंग के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको उसी तरीके से इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना कॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम ये जानते हैं कि अभी सभी कॉलेज में नैक एक्रेडिटेशन चल रहा है और नैक के इसमें जैसा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का असेसमेंट किया जाता है या उसको देखा जाता है, वैसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में भी असेसमेंट होता है। उसके लिए उनके सेपरेट मीटिंग होते हैं। हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने जितने साइकिल किए हैं उनको भी पता है कि नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ में वो कंटिन्यूअसली एक दिन का वो पूरा टाइम स्पेंड करते हैं और उनके साथ में डिस्कशन करते हैं। उसमें उनको आने वाले समस्याएं, उसके लिए कॉलेज ने किया हुआ काम, उसके लिए कॉलेज के जो फंक्शनिंग है उसमें उनका रहने वाला कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें उसमें होते हैं। तो ये सब चीज देखते हुए कॉलेज को और ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रेड मिले या क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो कॉलेज का, उसके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ का मोटिवेशन सस्टेन होना चाहिए, उनका नॉलेज अपग्रेडेशन होना चाहिए, उनके स्किल में शार्पन करने की प्रावधान कॉलेज के माध्यम से होनी चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो वेबिनार हमने आयोजित किया है, आशा है कि इस वेबिनार में आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने 2 सेशन, टेक्निकल सेशंस यहाँ पे रखे हैं। पहले सेशन में डाटा एंट्री, एमआईएस, इसके ऊपर हम बात करेंगे और डाटा सेंट्रिसिटी कैसी रहती है उसके ऊपर टेक्निकल जो टीम है आई है हमारे यहाँ पे, वो आपको इसके बारे में अवगत कराएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अभी मैं जो बात कर रही थी वो रोल ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज डेवलपमेंट, इसके ऊपर हम लोग सेकंड टेक्निकल सेशंस में बात करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को शुभ चिंतन करती हूँ, बेस्ट विशेष देती हूँ और भविष्य में आपको ये वेबिनार जरूर कुछ ना कुछ काम करते समय अपने को हेल्पफुल रहेगा, ये आशा के साथ मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैडम ने आज के वेबिनार की भूमिका स्पष्ट कर दी है, किस तरह से इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस किस तरह से वेबिनार में तांत्रिक सत्रों का आयोजन किया गया और किस तरह से आगे आने वाले भविष्य में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यह सहायक साबित होगा। इस सारे बारे में मैडम ने बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया है और विस्तार से आप जब ये पूरा वेबिनार अटेंड करेंगे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद मैडम। आज के हमारे उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी उपस्थित है। भारत की परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम अपने घर आए मेहमानों का स्वागत करते हैं। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि सर ने अपना वक्त दिया। सर बहुत बिजी रहते, इसके बावजूद सर ने वक्त दिया, सर यहाँ आए। सर के बारे में कहना चाहूंगी कि हम अपने पूरे जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखारना जारी रखते हैं। एल्बर्ट कैमस की इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि सर ने एमए, एमएसडब्ल्यू और पीएचडी जैसी उच्च उपाधि अर्जित की है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मैं हमेशा, मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा हमेशा विद्यार्थी बनकर रहना, और बहुत खुशी होती है जब व्यक्ति विद्यार्थी बन के अपने ताउम्र सीखने की कोशिश करता है। सर में भी मैंने वो चीज देखी है कि सर केवल बहुत से लोगों का होता है अब नौकरी मिल गई अब क्या करना है, लेकिन सर का ऐसा नहीं है। सर अत्यंत मृदुभाषी है, कार्यदक्ष है, कर्तव्य परायण है, बुद्धिजीवी है, अपने जीवन में निरंतर प्रगति पथ पर चलते रहे हैं। सर का व्यक्तित्व अत्यंत सरलता और सहजता लिए हुए है। सर के व्यक्तित्व के संबंध में एडमंड मिपके के कथन को मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। एक सकारात्मक व्यक्तित्व से ज्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं है, इसकी सुंदरता समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत, और मैं आपका इस आभासी मंच पर स्वागत करती हूँ और हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम से निवेदन करती हूँ कि सर का स्वागत स्मृति चिन्ह और पौधा देकर करें। धन्यवाद सर।
इसके पश्चात हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम, हमारा तो बहुत क्या कहेंगे, हृदय से नाता है मैडम से, जितना बोलना चाहे उतना कम है। मैं जब से आई तब से मैडम मेरे लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहे, और आज के इस वेबिनार में मैडम अध्यक्षा के पद पर विराजमान है। मैडम ने एमए साइकोलॉजी किया, एमएसडब्ल्यू किया, पीएचडी किया। मैडम इसी महाविद्यालय की एलुमनाई रह चुकी है। एमएसडब्ल्यू मैडम ने नहीं किया, पीएचडी भी उन्होंने अपने नौकरी के दरमियान किया। मैडम की एक बात बहुत अच्छी है कि जब भी किसी बात को लेकर मैडम के पास जाते हैं, मैडम बराबर उस चीज को सुलझा देती है। चाहे हम हो उनके साथ काम करने वाले, चाहे हमारे बच्चे हो, हम बेफिक्र होकर कि नहीं मैडम हमसे गुस्सा नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे, और मैडम हमको समझ लेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर हम मैडम के पास गए हैं। मैडम एक अच्छी लेखिका है। उमल तान्ना और हेल्पलाइन परीक्षेची जैसी किताबें उन्होंने लिखी है, और मैडम के ढेर सारे आर्टिकल आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के बारे में मैडम को बहुत गहरी जानकारी है और उन्हें रुचि भी है। मैडम के बारे में मैं कहना चाहूंगी, बहुत सी बातें हैं। मैडम ने आज जो ये काम इतना अच्छे से संभाला हुआ है, आभासी मंच पर हमने बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये वेबिनार भी मैडम की प्रेरणा का ही एक फल के स्वरूप है, और केवल वेबिनार आयोजन करने से नहीं होता, उसके पीछे जो कुछ एक बहुत बड़े सपोर्ट की जरूरत होती है, मैडम ने हमेशा वो सपोर्ट हमें दिया है। इस कोरोना काल में जहां परिस्थितियां इतनी खराब थी, इतना विपरीत चल रहा था, लहरों से उल्टा बहकर हमको काम करना था, ऐसे विपरीत और संघर्षमय परिस्थितियों में मैडम ने हमें संभाला, हमें उचित मार्गदर्शन दिया। और इसीलिए मैडम के बारे में कहना चाहूंगी कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और मैडम भी संघर्ष में अकेली थी, लेकिन साथ में हम लोगों को उन्होंने तब पाया जब मैडम के व्यूज जो है पूरे होते चले गए। महाविद्यालय ने जो नैक में ए है, ए ग्रेड है, ए प्लस प्लस जो भी कुछ हासिल किया, जितनी मेहनत, लगन और समर्पण और योगदान मैडम का है, उसे बुलाया नहीं जा सकता। मैं जब से हूँ तब से मैं मैडम को देखती हूँ, जब भी कुछ भी इस तरह का नया आता है, नैक भी जब मैडम पहली बार त्रिपुरा कॉलेज ने नैक लिया था तब नया था, लेकिन मैडम ने उसको बखूबी, जब मैडम IQAC कोऑर्डिनेटर थे, मैडम ने बखूबी उसे हैंडल किया और उसमें महाविद्यालय में ने ए ग्रेड और ए प्लस ग्रेड हासिल किया। मैडम ने रुकना कभी सीखा नहीं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं पुरानी मैडम से निवेदन करती हूँ कि मैडम का पौधा देकर स्वागत करें। इसके पश्चात मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस आभासी मंच पर हमारे सहभागियों को मार्गदर्शन करें। सभी यहाँ उपस्थित त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय के प्राचार्य धर्माधिकारी मैडम, उनके साथ ही उपस्थित यहाँ मिश्राम जी, सभी प्राध्यापक और यहाँ के जो कर्मचारी, वो सभी, एक अच्छा अवसर इस महाविद्यालय के माध्यम से आप सभी के लिए दिया गया है। एक अच्छा विषय जो आज की तारीख में सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो मेरी विनती है, यहाँ जो उपस्थित इस वेबिनार में जो प्राध्यापक है, उनके जो सहयोगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वेबिनार में कैसे सहभागी हो, इसके लिए आप कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये सेमिनार जस्ट इनॉग्रेट स्टेज पे है। इसके बाद में सही मायने में जो गाइडेंस है वो होगा। मैं त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा सब्जेक्ट ई गवर्नेंस और डाटा मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छा है। आज हम देखते हैं कि
काफी सारी स्पर्धा परीक्षा हो और काफी जगह हो, तो इस सब्जेक्ट को आईसीटी में डाला गया है। और ये हमारे जो बच्चे हैं उसके लिए भी ज़्यादा फायदेमंद है, और सही मायने में तो ये गवर्नमेंट का सब्जेक्ट भी है। काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि जब 1977 में गवर्नमेंट ने एनआईसी की स्थापना जब की थी, तब पहली बार इस माध्यम से इस तरह का कुछ एनआईसी के माध्यम से ऑफिशियल अनऑफिशियल बहुत सारे वर्क होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि पिछले 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और सारा दारोमदार इस सिस्टम पे आ गया है। सही मायने में तो ये देखा जाए तो आज हमारे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, और ये जो वेबिनार चल रहा है ये भी हो, ये सारी जो है इसी की देन है। तो इस सब्जेक्ट को आज की तारीख में समझना काफी जरूरी होता है कि हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट रखा है कि ई गवर्नेंस और डेटाबेस मैनेजमेंट, तो थोड़ा ई गवर्नेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं कि मैं काफी सारे वेबिनार्स, हर दिन मेरी कोई ना कोई वेबिनार रहता है, और इस वेबिनार में हम देखते हैं कि एक जगह बैठ के सारे लोगों को एक साथ न आते हुए भी अपनी बात को हम रख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमें कोई इंस्पेक्शन करना है तो वो भी हम इस माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट इस ई गवर्नेंस में आप देखते हैं कि हर सिस्टम जो है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट ने भी विजन 2030 जो रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसने भी ई गवर्नेंस की बात की गई है। और सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस है वो ई गवर्नेंस की प्रोसेस में अभी चल रहे हैं, जिसमें सारा जो डेटा है वो डेटा है जो एक सर्वर पे डेटाबेस करने की प्रोसेस चल रही है। हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के भी सारे जितनी भी स्कीम है उसका भी हम मैनुअल बना के वो डेटाबेस सभी को देने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह से हमने एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है, और 2030 की सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट 30 आने वाले 10 साल के बाद में किस तरह से वर्कआउट करेगा। तो ये सारा जो है वो ई गवर्नेंस की बात है। जितना भी पुराना डेटा है हम देखते हैं कि काफी सारे हमारे यहाँ जो है सालों से बहुत सारे कागजात पड़े हैं जो कभी खराब होते हैं, उसको रखने की बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके माध्यम से हम उस डेटा को स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वो भी हम डेटाबेस उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और सही मायने में तो ई गवर्नेंस तो अभी मैक्सिमम गवर्नमेंट के सारे इसमें हो चुका है। आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सारा जो है लिंकेज है, बैंक अकाउंट हो, सारे जगह तो ये चलता है। तो गवर्नमेंट में भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट के काफी सारे देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हमारा काफी सारा प्रोसेस होती है। जैसे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट भेजना है तो इसी सिस्टम के द्वारा हम भेजते हैं कि जैसे कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हमारे तरफ भेज देता है इंफॉर्मेशन, फिर हम स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। काफी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें भी जो है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में भी होती है। उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज हो चुकी है कि पहले बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट के साथ में वर्कआउट करते थे, बहुत सारे बिजनेस गवर्नमेंट के भी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हॉस्टल के लिए हम ई टेंडरिंग की प्रोसेस करते थे, पहले नहीं करते थे, कागजी होता था, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। आज हम देखते हैं कि हम ई टेंडरिंग कर देते हैं। ई टेंडरिंग के माध्यम से कुछ नहीं करना पड़ता, जो हमारे पास में डेटा है वो हम साइट पे अपलोड कर देते हैं, उसको देख के भरने वाले भी जो है वो सारे लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। जो भी वेरिफिकेशन होता है कभी कभी ऑनलाइन भी होता है। और ये सारी प्रोसेस जो तकलीफें है और जाने आने का जो ये चीजें है वो भी काफी सारी बच गई। उसके बाद में आप भी देखते हो कि अगर हमको पासपोर्ट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, उस आधार कार्ड को हमको देखना है या निकालना है, प्रिंट आउट करना है, तो हम ऑनलाइन थ्रू भी जाते हैं। तो इतनी सारी जो दिक्कतें थी वो कम हो रही। मतलब ये ई गवर्नेंस का इतना सारा बेनिफिट हमें सबको मिला है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि
यंग जनरेशन में इसका प्रभाव काफी ज्यादा बड़ा है, हमसे भी काफी आगे निकल चुके हैं और उनके लिए एक आभासी दुनिया इस वेब के माध्यम से तैयार हो रही है। तो हम काफी उनसे पीछे हैं, आज भी हम पूरी तरह से टेक्नो सावी नहीं हुए और बहुत सारी बातें हमें आज भी पता नहीं है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, छोटा बच्चा है, हम देखते हैं कि 4 साल 5 साल का भी बच्चा हमारे से ज्यादा मोबाइल हैंडलिंग कर लेता है और हम सिर्फ मैक्सिमम मोबाइल का यूज जो होता है वो सिर्फ फोन और मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक इसके लिए छोटे तौर पे करते हैं, लेकिन बच्चे काफी सारे देखते हैं। तो इसका यूज जो है, आप देखते हो कि डेटाबेस बनाने में भी काफी इसका हेल्प होता है। बहुत से बच्चे बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो स्कूल में प्रेजेंट होते हैं वो इसी से बनाते हैं। तो काफी सारी चीजें इसमें है, लेकिन इसको सीखने की काफी जरूरत है। तो ये जो ई गवर्नेंस का जो कंसेप्ट को लेके इस महाविद्यालय ने जो वेबिनार रखा है वो काफी बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि सोशल जो जस्टिस के डिपार्टमेंट के अंदर में जो सोशल वेलफेयर कॉलेजेस है, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं और पूरे ऑल इंडिया में अगर कोई स्टेट में देखते हो तो इतने सारे कॉलेजेस नहीं है। लेकिन दूसरी बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज का जो लेबल है वो प्रोफेशनल कॉलेज का है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि ये सोशल वेलफेयर सोशल वर्क कॉलेज जो है वो प्रोफेशनल कॉलेज है। तो प्रोफेशनल कॉलेज के माध्यम से तो प्रोफेशनली काम होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का कहना है आज के तारीख में कि प्रोफेशनल किस तरह से होना चाहिए। प्रोफेशन में जो बच्चे जाएंगे वो पूरी तरह से तैयार हो। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 30 से कोई बच्चा अगर वो सोशल वर्क का कोर्स कंप्लीट करता है तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी उसके लिए अवेलेबल है। तो उस तरह से हमारे कॉलेज क्यों ना बने, जो हमारे कॉलेज से जो बच्चे जाते हैं उसका भी हमने डेटाबेस बना के रखना चाहिए कि आज तक जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है, हमारा कॉलेज जब से हुआ है तो इस कॉलेज के कौन से बच्चे हैं जो आपके पास में रजिस्टर है, सारा डेटा आपके पास में है, उसका रजिस्ट्रेशन करने का, उसका एड्रेस भी है। तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा के, तो अभी वो कहाँ है, उसका सिचुएशन क्या है, किस पोस्ट पे है या खाली है या कुछ कर रहा नहीं कर रहा, इसका भी डेटाबेस हमने अपने कॉलेज में रखना जरूरी है ताकि हमारे कॉलेज की भी जो सक्सेस स्टोरी है वो लोगों के सामने आए। क्योंकि काफी सारे बच्चे इस कॉलेज से, जैसे मैडम का नाम लिया आपने, तो इस कॉलेज से मैडम पढ़ने के बाद में आज उसी कॉलेज के प्राचार्य हैं। तो ऐसे काफी सारे बच्चे और बच्चियां जो यहाँ से निकली होगी तो काफी सारी जो है वो अलग अलग जगह में, चाहे गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे अलग अलग जगह पे हो, तो वो वर्कआउट करती होंगी। और यही हमारे कॉलेज का आज तक का सक्सेस रेट रहा है। तो ये हमें डिटेल नहीं है क्योंकि हमारे पास में डेटा है लेकिन उसका एनालिसिस नहीं हुआ है। डेटा है उसको, लेकिन हमने किस तरह से उसको लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में नहीं डाला होगा या हमारे पास में इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं होगी। तो इसको फिर से एक बार रिकॉल करके, जो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पास्ट हिस्ट्री हमारी रही है, जो अच्छी हिस्ट्री रही है, तो आने वाले जनरेशन को भी वो हिस्ट्री बता के कि भाई देखो हमारे कॉलेज का कितना पास्ट जो हिस्ट्री है काफी अच्छा है, ताकि जो नए बच्चे हैं वो इंस्पायर हो जाए, ताकि उसको लगे कि नहीं भाई इस कॉलेज से काफी सारे लोगों को कुछ मिला है तो हमें भी निश्चित तौर पे मिलने वाला है। तो उस लगन से वो बच्चे इस कॉलेज की तरफ देखेंगे। और मेरी विनती है कि सभी जो यहाँ प्राध्यापक जो यहाँ जुड़े हैं तो उन्होंने भी इस तरह की बातों को अपने कॉलेज में डेटाबेस करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमने जो विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो सोशल वेलफेयर कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट्री भी हमने बनाया उसके अंदर में, और स्पेशली एक मैनुअल भी बनाया जो पूरे महाराष्ट्र को लागू होगा। तो जो मैनुअल बनाने का काम था वो मेरे नागपुर डिवीजन की ओर था और पूरे महाराष्ट्र में वो मैनुअल रहेगा। पूरे जितने भी महाराष्ट्र के सोशल वर्क जो 54 जो है वो कॉलेजेस है, किस तरह से कॉलेजेस ने काम करना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से रूल रेगुलेशन होना चाहिए, हर चीज का हमने बड़ा बारीकी से पिछले 2-3 महीने में अध्ययन करके
उसको एक मैनुअल के तौर पे सोशल वर्क कॉलेज के लिए हमने तैयार किया। काफी सारी चीजें हमने सोशल वर्क कॉलेज के प्राध्यापकों से भी डिस्कस करके की है, काफी सारी गवर्नमेंट से भी की है, काफी सारे हायर टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी काफी सारी चीजें की है, क्योंकि सोशल वर्क जो कॉलेज है उसके बारे में काफी कुछ हमारे पास नहीं है। कुछ हम हायर टेक्निकल के रूल अप्लाई करते हैं, कुछ हमारे हैं, और एक पर्टिकुलर जो गाइडलाइन चाहिए वो नहीं होने की वजह से फिर हमने इस मैनुअल को बनाया है, ताकि हर जो कॉलेज है वो एक ही फ्रेम में काम करे। तो ये गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगा, हम उसको छापकर वो आपको भी सबको सर्कुलेट करने वाले हैं। तो मैंने उसमें एक चीज मेरे विजन डॉक्यूमेंट्स में लिखी है, मेरा डिवीजन लेवल का मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया कि सोशल वर्क कॉलेज ये प्रोफेशनल कॉलेज है, तो यहाँ से हर बच्चा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। आज की कंडीशन में तो हम देखते हैं काफी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, लास्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ बच्चों ने बनाया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में बोले कि भाई सोशल वर्क कॉलेज को गवर्नमेंट के काफी सारे रिक्रूटमेंट जो होते हैं उस प्रोसेस में हमें इन्वॉल्व करो। और ये जो है पिछले साल में गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विसेज में जो बच्चे जाते थे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उसके बाद में एक ट्राइबल का डिपार्टमेंट में हो, तो उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सोशल वर्क को निकाल दिया है। तो बच्चों का कहना था कि हम क्या करें। तो मुझे लगता है कि सोशल वर्क ये जो है ये काफी इम्पोर्टेंट जॉब, आपको मालूम होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसका रेज हुआ था, और जो है कि इसका उद्देश्य ये था कि लोगों की सर्विस करते करते हमें जो है कुछ मिले, जो हमारा अर्निंग सोर्स हो, लेकिन लोगों की सेवा करते हुए। तो मेरे पास में काफी सारे लोग आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इसकी जितनी कॉलेजेस की संख्या है और जितने स्टूडेंट है, तो शायद उससे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी स्टूडेंट में नहीं होने के वजह से वो प्राइवेट कंपनीज हो, गवर्नमेंट की कंपनीज हो, वहां उनको लिया नहीं जाता। तो इस क्वालिटी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चों में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अगर नहीं होगी, वो आम बच्चे की तरह बीए बीकॉम पढ़ने वाले बच्चे की तरह वो पढ़ के उस कॉलेज से निकले, तो उसमें क्या होगा कि ये बच्चा जो दूसरे बच्चों की तरह ये हो जाएगा, ये प्रोफेशनल। जैसे हम देखते हैं कि और भी प्रोफेशनल कोर्स है, हम देखते हैं कि मेडिकल का बच्चा अगर एमबीबीएस प्रोफेशनल कोर्स करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका वो सब कुछ बना लेता है। इंजीनियरिंग का बच्चा प्रोफेशनल का कोर्स करता है, वो कहीं ना कहीं जाता है। काफी सारे प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे आगे जाते हैं। तो हम सोशल वर्क को भी प्रोफेशनल कॉलेज कहते हैं, तो उसको प्रोफेशनल ढंग से हमने उस तरह से उस कॉलेज को और उस क्वालिटी को डेवलप करना जरूरी है, ताकि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई महाराष्ट्र में जितने सारे कॉलेजेस है, तो और राज्य में नहीं होने की वजह से उधर के भी स्टूडेंट इधर आ जाए कि मुझे एडमिशन और पैसे दे के एडमिशन होने की बात है, ताकि आपका भी थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट हो जाए। तो इस तरह से हमने कॉलेज को डेवलप करना चाहिए, और पहले तो हमने खुद को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि आपके द्वारा ये जो है आज का वेबिनार रखा गया है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इस तरह से हमारा इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग जो कॉलेजेस है उन्होंने भी वो रखते हैं। लेकिन मैं जाता नहीं, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता, कुछ मेरे व्हाट्सएप पे आता है, लेकिन हर जगह नहीं जा पाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बच्चों में होना चाहिए। आजकल जो है कि आप जानते हो कि ये जो है इस तरह का ई गवर्नेंस और सारी चीजें है, कि ये बच्चों को भी सीखना चाहिए। हमने तो इस कॉलेज में हर बच्चों को वो कॉलेज में आ जाए तो प्रोफेशनल लोअर लेवल पे अगर उसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो आपकी जिम्मेवारी कि वो सारा कंप्यूटर का ज्ञान लेके वो आपके कॉलेज से जाए, ताकि उसको कहीं ना कहीं कुछ मिले। दूसरा है कि सेकेंडली हमने ये खुद होके ये चीजें डेवलप करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर्स है और उसके लाइन पे हम चलते रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप प्रोफेसर हो। प्रोफेसर तो मालूम है ना, रिसर्च करने वाले हो, तो कुछ तो भी उसका डेवलपमेंट होता है, वो कुछ तो भी नई चीजें बताते हैं, सरकार को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो प्रोफेसर लोगों ने ये सारे इतने बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर हर कॉलेजेस में है, तो उन्होंने भी कुछ सिस्टम को बैठ के डेवलप करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर का वो सारा ज्ञान होना चाहिए। मुझे लगता है कि साथ साथ में आपने वो बच्चों को अभी ये सारे मराठी मीडियम के कॉलेजेस है, तो सॉफ्ट स्किल इंग्लिश स्पीकिंग है और बाकी चीज का भी बच्चों को धीरे धीरे ऐसे ग्रुप में एक्टिविटी देके उसको वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि वो बाहर जाए तो उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान हो, वो कुछ बातें भी बोले इंग्लिश में। क्योंकि कंपनी की मैक्सिमम कंपनी की रिक्वायरमेंट वही है, वो बच्चों को अच्छा खासा इंग्लिश बोलते आना चाहिए। अभी मैं काफी जगह मेरे पास में रिक्वायरमेंट की बातें आती है, गोरेवाड़ा जू में कुछ जगह निकली, तो वो सर बोले कि आप लोग बताओ, बोला क्या रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने वाला अच्छा बच्चा चाहिए, सोशल वर्क का भी चाहिए और इंग्लिश बोलने वाला चाहिए। तो क्यों चाहिए, तो इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिज्म आते हैं, अदर स्टेट के टूरिज्म आते हैं, तो बच्चों को ये भी चीज होना चाहिए ताकि उसको जॉब मिले। तो ये चीज को भी आपने सब ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो कुछ खुद के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है, बच्चों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है, इसको ज्यादा से ज्यादा पैमाने पे अपने जो महाविद्यालय है उसमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात को आपने थोड़ा सा जाना होगा, और जो सेमिनार यहाँ आयोजन किया गया है इसको भी आप बड़े विस्तार से जानने वाले हो। तो मेरी सारे जो यहाँ सम्मिलित इस सेमिनार में हुए जो प्रोफेसर है, प्राचार्य भी होंगे, तो इसमें अभी शुरू होने का है, तो सारे महाविद्यालय जो है सोशल वर्क के, उन्होंने इसमें सहभागी होना चाहिए, बच्चों को भी इसमें सहभागी करना चाहिए, और इस तरह से आपने इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय का, और इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ, और इसी के साथ में अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें बता दी कि आज समय की मांग क्या है, किस तरह से समय की मांग को शिक्षक होने के नाते हमें पूरा करना है, किस तरह से इन सारी स्थितियों को संभालते हुए अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, साथ ही अपने भी ज्ञान को आगे बढ़ाना है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑटोनॉमस कॉलेज होने की वजह से सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम्स हम लोगों ने ऑनलाइन मोड पर ही ली। बच्चों ने बाकायदा पेपर लिख कर जो है गूगल क्लासरूम में उसको सबमिट किया। उसी के साथ सिक्स्थ सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का स्टडी टूर भी हमने ऑनलाइन मोड पे लिया। हमारे विलेज कैंप हमने ऑनलाइन मोड पे लिया। उसके बाद में एनुअल सोशल गैदरिंग की बच्चों का वो नहीं छूटना चाहिए, वो भी हमने ऑनलाइन मोड पर लिया। तो बच्चे बहुत कुछ हमारे अभी सीख रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरह के उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे जिससे उनका और ज्यादा विकास हो। इसके पश्चात मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे अपना मार्गदर्शन का प्रश्न। आज के इस वेबिनार के उद्घाटक डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी, आपने बहुत व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे लिए ये जो समय दिया है, इसका मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि सर आपने हमारे कॉलेज में विजिट किया और हमारे लिए समय निकाला। और ये जो वेबिनार है ई गवर्नेंस पे हमने लिया है, तो उसकी अहमियत हमको पता लगी कोरोना काल में बहुत ज्यादा तरह से, कि हमको कोविड की सिचुएशन से बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, उनकी एडमिशन से लेकर के हमें सब काम करना है। तो हमको ये बहुत और कह सकते हैं सीरियसली हमने इस पे विचार किया और उस पे अमल भी किया कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे ऑनलाइन एडमिशंस ले पाए। और एक तरह से कह सकते हैं हम सर कि हमारे टीचर्स की सैलरी का मुद्दा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के एडमिशन का मुद्दा हो, चाहे वो उनकी टीचिंग का मुद्दा हो, या उनके रिजल्ट तक की पूरी जो एक हम प्रक्रिया देखते हैं, उस सभी लेवल्स पर हमने ई गवर्नेंस या इसका इस्तेमाल किया है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है क्योंकि हम प्रिंटिंग करके कागज वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि अचीवमेंट हमारे कॉलेज के लिए, और मुझे लगता है सभी कॉलेजेस के लिए एक जरूरी बात हो गई कि हम ई गवर्नेंस को लेकर के आगे चले। हमारे आज के प्रमुख वक्ता है, उद्घाटक है, जिन्होंने हमें एक डेवलपमेंट की तरफ ओरिएंट करने की कोशिश की कि डेवलपमेंट कॉन्शियसनेस ये हम में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल
ये पूरा उसी के लिए हम एस्टैब्लिश करते हैं कि किस तरह से ये आगे लेके जाए, इस मुद्दे को आगे लेके जाए। मुझे याद है कि मे बी 1999 तक की बात हम यदि करते हैं सर, तो हम लोगों को एक डर सा लगता था कि कंप्यूटर कैसे हैंडल करें, कंप्यूटर को कैसे जाने, लेकिन आज ये हम एक 20 सालों में परिवर्तन देख पा रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ मुझे लगता है कि 100% लिटरेसी है। सभी स्टाफ मेंबर्स, चाहे वो नॉन टीचिंग हो चाहे वो टीचिंग हो, सभी लोग ये ई एक्सपर्ट नहीं कहेंगे लेकिन ई हैंडलिंग उनको कंफर्टेबली आता है और वो मैनेज कर पाते हैं। नॉन टीचिंग की बात यदि हम करते हैं तो ऑफिस सबसे आत्मा कह सकते हैं हम इंस्टीट्यूशन का, लाइब्रेरी और नॉन टीचिंग हमारा ऑफिस जो है वो हमारा आत्मा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला इंटरेक्शन जो होता है वो आपके साथ होता है, नॉन टीचिंग के साथ होता है। तब उनको कॉलेज की जो छवि है वो आपसे पता लगती है कि किस तरह से कॉलेज है, और इसीलिए नॉन टीचिंग का जो व्यवहार होता है स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत मायने रखता है। और ये हम दूसरा सत्र जो है कि नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स एक कॉलेज डेवलपमेंट के लिए क्या रोल अदा कर सकते हैं इसमें देखेंगे। और ई गवर्नेंस पे हमारा पहला जो है मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आजकल एकदम जरूरी बात हो गई है कि डेटा इतना सारा है, उसको मैनेज कैसे करेंगे और कम से कम एफर्ट में उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे करें, ये जो बात है इसके लिए डेटा मैनेजमेंट हमको सीखना ही है, और ये शायद हम सीख भी चुके हैं कोविड की सिचुएशन में। एक मुझे यहाँ पर सर आपको बताते हुए गर्व होता है कि चाहे वो तिरपुड़े कॉलेज हो, चाहे वो बीपी नेशनल हो, चाहे वो एमएसएस हो, चाहे वो पीवाई थोटे कॉलेज हो, चाहे वो ऑरेंज सिटी कॉलेज हो, सभी के हेड्स तिरपुड़े कॉलेज के अलमनाई हैं। तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। और इतना ही नहीं, कर्वे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी आज वलोकर सर है, वो भी हमारे अलमनाई है। अंबादास जी मोहिते मासरे के जो संस्थापक है वो भी हमारे अलमनाई हैं। तो बहुत ये एक तिरपुड़े कॉलेज की विरासत है, ऐसा हम कहेंगे कि वहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा मुझे लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट की सर ने बात की, बहुत जरूरी था, क्योंकि एक संहिता ही नहीं थी हमारे लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है हमारे लिए, बायलॉज एक कह सकते एक ढांचा नहीं है समाज कार्य महाविद्यालय के लिए, तो आगे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और सर एक बात और कहना चाहूंगी कि एजुकेशन में जो प्रावधान है वो हमें हासिल करते करते इतना जूझना पड़ता है कि उसके लिए हमारी काफी मेहनत होती है। तो विजन डॉक्यूमेंट में इस पर आपने जरूर विचार किया होगा और उसको और ईज आउट किया होगा, ऐसी उम्मीद है हमको, और वो डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त होगा तो हम उस पर जरूर अमल करेंगे। आपकी जो विजन है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क, ये इस दशक की हम बात करते हैं कि हमको रीप्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क की बात करनी है। पहले तो हुआ कि हम लोग हमारे अस्तित्व की बात थी, अभी जो है ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी की बात है। और सर ने बिल्कुल ये सही कहा है कि हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम हमारा कंट्रीब्यूशन समाज को दिखा पाए और उसको ये एस्टैब्लिश कर पाए। छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको गवर्नेंस के लेवल पे हमें और भी हैंडल करना होगा। जैसे हम एक तरफ तो प्रोफेशनल कहते हैं हमको, लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के लेवल पर जब बात आती है तो वहां पर नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में हम है। तो ये जो डायलेमास है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, शायद ये यदि हैंडल हो जाते हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। मैनुअल जब आएगा तो हम लोग काफी सारी डेवलपमेंट की स्टेप्स उसमें देख पाएंगे। बैकबोन तो है ही नॉन टीचिंग, लेकिन उनके बेंचमार्क्स की जब बात आती है कि उन्होंने कहाँ तक जाना है, आगे क्या करना है, तो उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक छोटी सी कहानी है जो मुझे याद आती है, वो बताकर मैं रुकूंगी। एक मराठीमध्ये आपण लाकूड तोड्या म्हणतो, मला माहिती नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, लकड़हारा। तो लकड़हारे, 2 लकड़हारे थे और उनको जो पेमेंट मिलता था वो अलग अलग था। एक ही जगह काम करते थे, एक ही व्यक्ति के साथ एम्प्लॉयमेंट उनको मिली थी। अब ये जो है ये दोनों लकड़हारे एक दूसरे को देख रहे हैं और एक को लग रहा है कि मुझे कम क्यों पेमेंट मिल रहा है, मैं तो वहीं पे काम करता हूँ, वही एम्प्लॉयर है मेरे। तो वो जब गया उनके एम्प्लॉयर की तरफ और पूछा कि भाई ऐसा क्यों कि मुझे कम है और इनको ज्यादा मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो उनके जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने कहा कि भाई आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, वो रोज अपना काम शुरू करने से पहले अपने इक्विपमेंट को, कुराड़ी को धार लगाता है और फिर वो काम करता है, और इसीलिए शायद उसका प्रोडक्शन लेवल भी अलग है और इसीलिए उसका पेमेंट भी अलग है।
मतलब ये है कि हमारा जो स्किल सेट है, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, इसका थोड़ा थोड़ा हम यदि शार्पनिंग इसको करते जाए, सर ने जैसे कहा सॉफ्ट स्किल्स की बात है, तो इसको यदि हम शार्पन करते जाएंगे, इसको और यदि एनहांस करते जाएंगे, तो हमारे आउटपुट्स और अच्छे से होंगे। और जहां पर हम देखते हैं कि ऑफिस सुचारू रूप से चलता है, जहां पर नॉन टीचिंग और टीचिंग में सौहार्द है, वहां पर अच्छा काम जरूर ही होता है। ई गवर्नेंस की बात है और हमारे स्टूडेंट सोशल वर्क के हैं, और सर जिस पद पर है, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स को आप सोशल वेलफेयर में प्लीज अपॉर्चुनिटीज दे। उनको ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए भी यदि अपॉर्चुनिटीज मिलती है, प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। सर एक तो रिक्वेस्ट ऐसे भी हो सकती है कि हमारे जितने भी सोशल वेलफेयर के जो भी ऑफिसर्स है या उनसे मान्यताएं मिले हुए जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें हमारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट करना मैंडेटरी यदि हो जाता है, तो उनके लिए हमको अलग से परमिशंस लेना, अलग से वो सब प्रोसेसेस करना, जो कि एक बर्डन हो जाता है हर साल, तो शायद वो हम काम कम कर सकते हैं। सो एक रिक्वेस्ट है सर कि आप सोशल वेलफेयर में यदि उनको ब्लॉक प्लेसमेंट और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में उनको यदि फील्ड वर्क के लिए अनुमति दे, वैसे देते ही हैं, लेकिन हर साल वो अप्लाई करना पड़ता है। तो वो एक हम यदि एक हमारा प्रोटोकॉल ही बना लेते हैं कि सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को मैंडेटरीली वहां पे यदि एब्सॉर्ब किया जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सर कहेंगे कि मैडम ने तो अपना रोना ही शुरू कर दिया और ये सब, लेकिन सर आपसे जो हमें हर बार मार्गदर्शन मिलता है, हर बार एनकरेजमेंट मिलती है, चाहे वो जागर समतेचा असो या फिर और संविधान जागृति असो, नशा मुक्ति असो, किंवा और भी दूसरे अभियान आप लोग जो चलाते हैं, उसमें हमें आप जब सम्मिलित करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अपनी तरफ से हम जितना सहयोग हो सके हम जरूर जरूर करते रहेंगे। और इस वेबिनार में आप आए और हमारे यहाँ आपने इस वेबिनार का उद्घाटन किया, यह एक बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि एक दिस इज दुग्ध शर्करा योग जिसको कह सकते हैं, कि जो सोशल वर्क में एक लेवल आचार्य पदवी हासिल कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति ने हमें इस तरह से मार्गदर्शन करना, जो खुद एडमिनिस्ट्रेटर है एक लेवल बहुत बड़ी लेवल के, उन्होंने इस वेबिनार का उद्घाटन करना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर। फिर से आपको एक बार धन्यवाद देती हूँ, मेरे वाणी को विराम करती हूँ। आगे के लिए आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये बात तो जाहिर है कि कोरोना ने हमें डिजिटलाइज्ड बना दिया है, हम डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कॉलेज की एडमिशंस हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे एग्जाम हो, सभी में हम लोग सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस बहुत जरूरी हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र में हमें कंप्यूटर और तकनीकी की जानकारी होना ये बहुत आवश्यक है, और इसीलिए आज का ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार का आयोजन किया गया ताकि ऑफिस में किस तरह से टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपने काम को और ज्यादा आसान और सरल बना सके। इसके पश्चात मैं संदीप सर से निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस उद्घाटन समारोह का वोट ऑफ थैंक्स दे। संदीप सर। आज दिनांक 4 ऑगस्ट 2021 त्रिपुरा समाज कल्याण महाविद्यालय तर्फे एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्तरीय वेबिनार आयोजित करण्यात आलेला आहे। कोणत्याही कार्यालयात काम करताना प्रशासकीय स्तरावर बऱ्याच अडचणी येतात, या अडचणीचे निराकरण करणे गरजेचे असते। कोणतेही काम अत्यंत सुलभ पद्धतीने कसे होईल आणि शिवाय प्रशासकीय काम करताना दिवसेंदिवस काम कसे सोपे होण्यासाठी नवीन नवीन सॉफ्टवेअरचा उपयोग करावा हे ध्येय समोर ठेवून आज ई गव्हर्नन्स अँड डाटा मॅनेजमेंट फॉर कॉलेज डेव्हलपमेंट या विषयावर एक वेबिनारचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या वेबिनारच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी तसेच उद्घाटक म्हणून माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड सर लाभलेले आहेत। सरांनी वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमात उपस्थिती दर्शवलेली आहे। तसेच या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी त्रिपुरा समाज कल्याण महाविद्यालयातर्फे त्यांचे आभार व्यक्त करतो। सर आपले खूप खूप धन्यवाद। तसेच भविष्यात त्रिपुरा समाज कल्याण महाविद्यालयातर्फे होणाऱ्या कार्यक्रमाला आपले सहकार्य लाभेल अशीच अपेक्षा करतो।
त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा तसेच महाविद्यालयाच्या कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर स्वाती मधीकर मॅडम, ज्यांच्या कल्पनेतून आजचा कार्यक्रम साकार झालेला आहे. मी मॅडमचे पण इथे खूप खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आजच्या उद्घाटनीय कार्यक्रमात अध्यक्षस्थान स्वीकारून मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका डॉक्टर शिल्पा पुराणिक, डॉक्टर सुनील कबीर, डॉक्टर आरशा मॅडम तसेच सचिन मुंगे सर यांचे इथे मी आभार व्यक्त करतो व माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने हा उद्घाटनीय कार्यक्रम संपला आहे अशी जाहीर करतो. उद्घाटन सत्र का समापन हो चुका है। इसके पश्चात तुरंत ही टेक्निकल सेशन जो है हमारा वो स्टार्ट होगा। तो सभी से निवेदन है कि आप बने रहिए, जुड़े रहिए और अगले टेक्निकल सेशन की कमान संभालने के लिए मैं हमारे महाविद्यालय की लाइब्रेरियन पल्लवी जामुलकर मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे अगले टेक्निकल सेशन के लिए अपना ये माइक संभाले और टेक्निकल सेशन शुरू करें।
त्यांचा नाश्ता म्हणून म्हटलं परिस्थिती बसल्या त्याला 2 मिनिट सर्व पंथ
नमस्कार. तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क अँड ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आणि IQAC द्वारा आयोजित ई गव्हर्नन्स डाटा मॅनेजमेंट फॉर कॉलेज डेव्हलपमेंट या ऑनलाईन इंटर युनिव्हर्सिटी वेबिनार मध्ये मी वेबिनारच्या पहिल्या टेक्निकल सेशन मध्ये मी पल्लवी जांभूळकर सर्वांचं स्वागत करते. आजचा आपला टेक्निकल सेशनचा पहिल्या टेक्निकल सेशनचा विषय ऑफिस ऑटोमेशन, डॉक्युमेंटेशन, कंट्रोल, डेटा सेंट्रिसिटी MIS हा असून हा टेक्निकल विषय ठेवण्याच्या मागचा उद्देश हा होता की आपण आज इन्फॉर्मेशन इरा म्हणजे इन्फॉर्मेशन एज मध्ये आज आपण आहोत. इन्फॉर्मेशन कुठून जनरेट होते? सर्वप्रथम त्याचं इनॉग्रेशन होतं हे डेटापासून. डेटा, इन्फॉर्मेशन आणि इट विल बी कन्वर्ट इनटू नॉलेज. जेव्हा डेटा हा नॉलेज पर्यंत जेव्हा जातो तेव्हा त्या डेटाला प्रॉपर गायडन्स आणि त्याचं प्रॉपर मॅनेजमेंट होणं हे फार आवश्यक असतं. त्या अनुषंगाने आपला हा डेटा मग तो ऑफिस असो, लायब्ररी किंवा कुठलाही ऑफिस आणि आजकाल सॉफ्टवेअरशिवाय कुठलंही आपलं काम होत नाही. त्याच्यामुळे आज आपण टेक्नोसेव्ही झालेलं असल्या कारणाने आपल्याला हा सॉफ्टवेअर असो किंवा सॉफ्टवेअरचा भाग असो टेक्निकली एक्सपर्ट होणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. आणि गेल्या काळाच्या कोरोना काळामध्ये ती तर फारच आपल्याला आवश्यक झालेली आहे. त्या दृष्टीने आमचं कॉलेज तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क असो किंवा कुठलंही कॉलेज असो, कुठलीही संस्था असो, कुठलीही शाळा असो, प्रत्येकाला त्या सॉफ्टवेअरची गरज आहे. त्या सॉफ्टवेअर मध्ये आपण तो डेटा मॅनेज करतो, त्याचं पूर्ण प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन करतो आणि त्याचा आपण यूज करतो. तेव्हा हा यूज कसा व्हावा, तो डेटा कसा मॅनेज व्हावा या अनुषंगाने आजचा हा आमचा वेबिनार ऑर्गनाईज केला गेलेला आहे. तेव्हा आमच्या या आजच्या वेबिनारला आम्हाला रिसोर्स पर्सन म्हणून लाभलेले आहेत मिस्टर आशिष बोरकर. यांचं ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने मी त्यांची ओळख करून देते आहे. त्या अनुषंगाने ते सांगण्याचा उद्देश आहे की ते मास्टर्स ऑफ ERP सोल्युशन्स मध्ये गेल्या 8 वर्षापासून सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून कार्यरत आहेत. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी मी मिस्टर संदीप राहटे सरांना विनंती करते की सरांचं सॅम्पलिंग देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद सर. तसेच आजच्या टेक्निकल सेशनला आपल्याला लाभलेले चेअरपर्सन म्हणून लाभलेले डॉक्टर दीपक मसराम सर यांची ओळख करून देण्याच्या त्यांनी डॉक्टर दीपक मसराम सर he had done his MSW Community Development, MPhil and PhD in Social Work. He is an associate professor and recognized PG teacher of Tirupude College of Social Work, Nagpur. He having 32 years teaching experience in community organization, urban, rural and tribal development. He has his credit for research project as a research director and 5-year research project as an assistant research director, which were sponsored by Planning Commission, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Women and Child Development, Government of India, and also Indian Research Council of Social Science Research, ICSSR, and World Bank also. He has published more than 20 research articles in national and international journal and books also. He was member of Senate as a Rashtrasant Tukaji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, and academic council member of Yashwantrao Chauhan Open University, Nashik, and was planning board of member Datta Meghe Institute of Medical Science, deemed to be University, Nagpur. He has written 3 books in his credit, namely Urban Development in India, second Community Organization and Development in India, third Social Policy Planning and Development in India. Sir is also member of Board of Study, Social Work member 48/3 committee at Rashtrasant Tukaji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. Again, he is member of Board of Study at Sant Gadge Baba, Amravati University, Nagpur. असं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेले चेअरपर्सन आज आपल्याला या टेक्निकल सेशनला लाभलेले आहेत. तेव्हा सरांच्या स्वागतासाठी डॉक्टर आशिया सय्यद मॅडम यांना मी विनंती करते की सरांचं सॅम्पलिंग देऊन या ठिकाणी स्वागत करा.
तेव्हा स्वागताचा आपला कार्यक्रम आटोपलेला असून आपण आता आपल्या टेक्निकल सेशनला सुरुवात करतो आहे. तेव्हा मी आशिष बोरकर सरांना विनंती करते की आपण MIS मध्ये हाऊ टू मॅनेज डेटा मॅनेजमेंट आणि MIS सॉफ्टवेअर बद्दल सर्वांना माहिती द्यावी आणि आपल्या आजच्या टेक्निकल सेशनला सुरुवात करावी. Hello, good afternoon all. My name is Ashish Boorkar, Microsoft ERP Solution, Senior Support Engineer. गेल्या 8 वर्षापासून या कंपनीमध्ये मी कार्यरत आहे. त्यामध्ये जे आपले ERP जो मॉड्यूल आहे त्याच्यामध्ये इंटरनेट रिसोर्स प्लॅनिंगचा जो मॉड्यूल आहे त्याच्यामध्ये ऑल मॉड्यूल आपण याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहे. त्याच्यापासून अकॅडमिक पासून तर आपण सॅलरी प्रोसेस करण्याबरोबर त्याच्यासोबत अटेंडन्स, पेरोल, सॅलरी रजिस्टर, लायब्ररी मॉड्यूल, लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम, हे सर्व मॉड्यूल आपण याच्यामध्ये ERP मध्ये आपण इन्क्लूड केलेले आहे. तर यामध्ये आपण हा जो मॉड्यूल ERP सोल्युशन आहे हा क्लाउड बेस्ड असल्यामुळे यामध्ये सर्व मॉड्यूल आपल्याला एकाच जागी इन्क्लुडेड आहे. त्यामध्ये आपल्याला कंपनीतर्फे एक लॉगिन ID आणि पासवर्ड मिळतो. त्याच्यानुसार सर्व मॉड्यूल त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात जे कॉलेज वाईज आपल्याला प्रोव्हाइड करतात. तर त्यामध्ये सर्वात आधी याची एक लिंक आहे मायक्रोसॉफ्ट ERP सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड. तर त्यामध्ये एक लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे cims.microsoft.erp.in. तर त्यामध्ये सर्व मॉड्यूल जे आपण कॉलेज वाईज प्रोव्हाइड केलेले आहे मॉड्यूल तर ते सर्व मॉड्यूल त्यामध्ये इन्क्लूड असतात. तर यामध्ये एक डॅशबोर्ड, एक पॅनल, लॉगिन पॅनल असतो. त्यामध्ये युजर नेम, कॉलेज वाईज युजर नेम प्रोव्हाइड केले जातात. त्याचबरोबर त्यांचे पासवर्ड पण प्रोव्हाइड केले जातात ऍडमिनला. त्यानंतर जे युजर नेम त्यांना दिलेले असतात ते युजर नेम आपण या लॉगिन पॅनलमध्ये आपण साइन इन मध्ये आपण इन्क्लूड करतो. त्यामध्ये त्यांचा पासवर्ड असतो. त्याच्यानंतर इथे साइन इन. यामध्ये लेफ्ट हँड साईडला सर्व मॉड्यूल आपल्याला एकाच ठिकाणी आपल्याला इन्क्लूड असतात. त्याच्यामुळे सर्व मॉड्यूल आपल्याला एकाच ठिकाणी मिळतात. त्यामध्ये अकॅडमिक, अटेंडन्स, पोस्टेज, स्टोअर, एक्झामिनेशन, अकाउंट, पेरोल, इस्टॅब्लिशमेंट, डिस्पॅच, CBSE एक्झाम, ITLE हे सर्व मॉड्यूल आपण ERP सोल्युशनच्या एकाच ठिकाणी एकाच लॉगिन पॅनलवर आपण बघू शकतो. त्यामध्ये जे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटच्या लेवलवर जे अकॅडमिक असतात ज्यामध्ये स्टुडंटचे ऍडमिशन घेणे, त्याचबरोबर स्टुडंटचा बोनाफाईड, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, आय कार्ड, तर ही सर्व फॅसिलिटी आपण त्यांना रिपोर्ट्स आपण तिथे ऑलरेडी इन्क्लुडेड केलेले आहेत. त्याचबरोबर जर आपल्याला कॉलेज वाईज जर आपल्याला काही रिक्वायरमेंट असेल तर त्यामध्ये आपण त्या रिपोर्ट्स पण आपण इन्क्लुडेड करू शकतो. त्याचबरोबर आपण अकॅडमिक मध्ये अटेंडन्स मॉड्यूल दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण स्टुडंटची प्रेझेंटी आणि अब्सेंटी हा एक आपण ऑप्शन प्रोव्हाइड केलेला आहे. जर आपण क्लासेस जर आपण ऑनलाईन करत असते किंवा काही आपल्याला स्टुडंटचं अटेंडन्स मार्क करायचं असेल तर आपण अटेंडन्स मॉड्यूल मध्ये आपण डायरेक्टली त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आणि अब्सेंटचा आपण अटेंडन्स त्यांची घेऊ शकतो जे लेक्चर त्यांना सब्जेक्ट अलॉटमेंट आहे त्यांच्यानुसार. त्याचबरोबर हॉस्टेलचा आपण मॉड्यूल दिलेला आहे. हॉस्टेलमध्ये आपण हॉस्टेलचं जे पण हॉस्टेलचं इन्क्लुडेड असेल कॉलेजमध्ये तर त्या हॉस्टेलमध्ये पण आपण हॉस्टेलमध्ये जे पण स्टुडंट हॉस्टेलला त्यांना अलॉकेट केलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये हॉस्टेलमध्ये जितके पण स्टुडंट असतात त्यांना हॉस्टेल अलॉकेट झालेले आहे की नाही झालेले आहे सर्व रेकॉर्ड्स आपण हॉस्टेलमध्ये मेंटेन करत असतो.
त्याचबरोबर स्टोअरचं आपण मॉड्यूल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. स्टोअरमध्ये जे पण आपण पर्चेसिंग करत असतो कॉलेजमध्ये, तर ते सर्व आपण स्टोअरमध्ये ते इन्क्लुडेड करत असतो स्टोअर मॉड्यूलमध्ये. त्याचबरोबर एक्झामिनेशन आपण इंटरनली आणि एक्सटर्नल हे दोन्ही एक्झामिनेशन मॉड्यूल यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहे. तर स्टुडंटचं आपण एक्झामिनेशन जर आपल्याला कॉलेज वाईज कंडक्ट करायचे असेल, ऑटोनॉमस जर कॉलेज असेल, तर आपण त्याच्यामध्ये एक्झामिनेशन मॉड्यूल दिलेलं आहे, त्याच्यानुसार आपण एक्झामिनेशन पण आपण तिथे कंडक्ट करू शकतो. त्याचबरोबर पेरोल एम्प्लॉईचं जर आपल्याला सॅलरी प्रोसेस करायची आहे, तर त्यामध्ये आपण पेरोल एक मॉड्यूल आपण ऍड केलेला आहे. तर पेरोलच्या नुसार आपण सॅलरी प्रोसेस करू शकतो. त्यामध्ये सॅलरी स्लिप, सॅलरी रजिस्टर, त्यानंतर इन्कम टॅक्स, सर्व्हिस बुक, ही सर्व फॅसिलिटी आपण याच्यामध्ये पेरोलच्या मॉड्यूलमध्ये आपण प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्याचबरोबर अकाउंट जर आपल्याला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट मध्ये अकाउंट जर कॅशबुक जर लिहायचं असेल, जे आपण मॅन्युअली आपण कॅशबुक लिहत असतो, जर आपल्याला ऑनलाईन जर ते रेकॉर्ड आपल्याला मेंटेन करायचा आहे, तर अकाउंट मॉड्यूलच्या अंतर्गत आपण ते सर्व रेकॉर्ड्स आपण कॅशबुक किंवा ऑडिट पर्पजसाठी कॅशबुक, बँकबुक, ट्रायल बॅलन्स, तर ही सर्व रिपोर्ट्स आपण ऑलरेडी याच्यामध्ये अकाउंट मॉड्यूलमध्ये दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये जर अकाउंटंटला जर कॅशबुक याच्यामध्ये लिहायचं असेल, तर ते अकाउंट मॉड्यूलमध्ये ते लिहू शकतात. त्याचबरोबर इस्टॅब्लिशमेंट मॉड्यूल हा पेरोल मॉड्यूल सोबत कनेक्टेड आहे. त्याच्यामध्ये आपण जे लिव्ह मॅनेजमेंट सिस्टीमचा जो ऑप्शन आहे, जसं आपल्याकडे जर लिव्ह मॅनेजमेंट जे पण एम्प्लॉईज लिव्ह घेतात, त्यांचा जर आपल्याला रेकॉर्ड इथं मेंटेन करायचा असेल इस्टॅब्लिशमेंटमध्ये, तर आपण तो रेकॉर्ड पण याच्यामध्ये मेंटेन करू शकतो. त्याचबरोबर इस्टॅब्लिशमेंटमध्ये बायोमॅट्रिक्स मशीन सोबत जर आपला इंटिग्रेट जर करायचं असेल, तर ते पण फॅसिलिटी आपण प्रोव्हाइड केलेली आहे इस्टॅब्लिशमेंट मॉड्यूलमध्ये. तर ती पण फॅसिलिटी आपण याच्यामध्ये देऊ शकतो. जो रोजचा इन आउटचा जो रेकॉर्ड आहे, तो आपण इस्टॅब्लिशमेंट मॉड्यूलमध्ये याच्यामध्ये मेंटेन करू शकतो. त्याचबरोबर डिस्पॅचची पण फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. डिस्पॅच मॉड्यूल पण आपण देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये पण आपलं जर काही डिस्पॅच होत असेल, तर त्याच्यामध्ये आपला रेकॉर्ड आपल्याला मेंटेन करता येते. त्याचबरोबर सीबीएसई एक्झाम जर स्कूल आपल्याकडे अवेलेबल असेल, तर स्कूलमध्ये आपण जो सीबीएसई एक्झाम आपण कंडक्ट करत असतो, तर ती सीबीएसई एक्झाम पण याच्यामध्ये सीबीएसई एक्झामचं मॉड्यूल आपण दिलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण आपल्याला कंडक्ट करता येईल. त्याचबरोबर ITLE इंटरॅक्टिव्ह टीचिंग लर्निंग एज्युकेशन, तर याच्यामध्ये आपण ऑनलाईन क्लासेस, ऑनलाईन एक्झाम ते हे कंडक्ट करू शकतो. त्याच्यामध्ये ITLE मध्ये आपल्याला सर्व त्याच्यामध्ये अटेंडन्स पण आपल्याला मार्क करता येते. त्याच्यानुसार आपल्याला ऑनलाईन क्लासेस घेता येते. स्टुडंटचे ऑनलाईन क्लासेस जर कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये आता आपण जे ऑनलाईन क्लासेस घेतो आहोत, जे गुगल झूम मीटिंग किंवा याच्या थ्रू, तर आपल्याला ITLE आपण मॉड्यूल दिलेलं आहे, त्याच्यानुसार आपण ऑनलाईन क्लासेस आपण याच्यामध्ये कंडक्ट करू शकतो. त्याचप्रमाणे डेली रिपोर्टिंग हा ऑप्शन आपण एम्प्लॉयसाठी दिलेला आहे. जे पण डेली वर्क करतात, त्यांच्यासाठी रोजचा त्यांनी काय वर्क केलेला आहे, डेली रिपोर्टिंगमध्ये आपण ते ऑप्शन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये ते मेंटेन करू शकतात की रोजचा त्यांनी काय वर्क केलेलं आहे, तर ते डेली रिपोर्टिंगमध्ये ते डिफाईन करू शकतात. त्याचबरोबर फीडबॅकमध्ये आपण ओपन सोर्स फीडबॅक पण प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्याचबरोबर स्टुडंटचा फीडबॅक, टीचरचा फीडबॅक, तर हे सर्व मॉड्यूल आपण इन्क्लुडेड केलेले आहे ERP मध्ये. त्याचबरोबर याच्यामध्ये ओव्हरऑल सर्व मॉड्यूल याच्यामध्ये अजून काही मॉड्यूल याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे. त्याच्याबरोबर आपण लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीमचा आपण मॉड्यूल प्रोव्हाइड केलेला आहे. लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीमचा पण आपण मॉड्यूल इथे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. याच्यामध्ये लायब्ररीमध्ये याच्यामध्ये आपण फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे की लायब्ररीमध्ये जे पण आपल्या कॉलेजमध्ये जर लायब्ररी आपल्याला अवेलेबल असेल, तर त्याच्यामध्ये जे काही बुक्सचा आपण डेटा मेंटेन करतो, ते सर्व डेटा मेंटेन आपण लायब्ररीमध्ये करू शकतो. हा सर्व डेटा मेंटेन आपला क्लाउडवर राहतो. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये करप्ट होण्याचे काही चान्सेस नाही आहे. त्याच्यामध्ये आपला डेटा केव्हाही पण आपल्याला रिकव्हर करून मिळू शकतो. तर त्याच्यामुळे हा डेटा आपला क्लाउडवरशी राहतो. त्याच्यामुळे केव्हाही पण आपल्याला 24 आवर्समध्ये केव्हा पण आपण रिपोर्ट्स जनरेट करू शकतो. ऑनलाईन कनेक्टेड आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला कुठून पण आपल्याला सॉफ्टवेअर हा रिसोर्सेस करता येतो.
तर लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये आपण ओव्हरऑल लायब्ररीमध्ये जे पण डेटा आहे त्यामध्ये आपण इन्क्लूड करू शकतो. त्याच्यामध्ये टोटल बुक्स, टोटल जर्नल, त्याच्यामध्ये टोटल न्यूजपेपर हे सर्व डेटा आपण याच्यामध्ये लायब्ररीमध्ये मेंटेन करू शकतो. त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये काही फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये बारकोड थ्रू इश्यू रिटर्न, त्याच्यानंतर QR कोड थ्रू व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टीम, तर हे सर्व फॅसिलिटी आपण प्रोव्हाइड केले. याचबरोबर आपण काही मोबाईल ॲप्लिकेशन ॲप्स दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये स्टुडंट्ससाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन ॲप्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. त्याचबरोबर फॅकल्टी जे फॅकल्टीज आहेत त्यांना पण आपण मोबाईल ॲप्लिकेशन ॲप्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्टुडंटला OPAC सर्चिंगची फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्याचबरोबर OPAC म्हणून आपण ॲप्लिकेशन दिले आहे, त्यावरून पण आपण इश्यू रिटर्न, व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टीम, त्याचबरोबर आपण ब्लॉग्स अपलोडिंगची पण याच्यामध्ये फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. हे सर्व लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये इतक्या साऱ्या आपण फॅसिलिटी याच्यामध्ये दिलेल्या आहे. तर या कॉलेजच्या अंतर्गतमध्ये जर लायब्ररी आपण मॉडेल यूज होत असेल तर याच्यामध्ये आपण ह्या फॅसिलिटी यूज करू शकतो. अजून काही कोणाला जर क्वेरी असेल मॉड्यूल बद्दल तर ते विचारू शकता. ऍडमिशनला जेव्हा आपण विद्यार्थी येतात त्याचे सगळे त्याचबरोबर एक आपण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची एक फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. जर नवीन स्टुडंट आपल्या कॉलेजमध्ये जर लॉग इन होत असेल तर त्याला जर आपल्याला डेटा ऑलरेडी त्यांच्याकडून आपल्याला स्वतःचा डेटा स्वतः जर इन्फॉर्मेशन ती फिलअप करत असेल तर आपण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची एक फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्यामध्ये स्टुडंट स्वतःची इन्फॉर्मेशन स्वतः फिलअप करतो आणि तोच डेटा आपल्याला अकॅडमिकमध्ये तो मिळतो. त्याचबरोबर आपल्याला ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, बोनाफाईड, आय कार्ड या सर्व गोष्टी ऑटोमॅटिकली त्या अवेलेबल होऊन जातात. त्याच्यामुळे आपल्याला डेटा पण तो ॲक्युरेट असतो. त्याच्यामुळे जनरेटेड म्हणजे ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, बोनाफाईड सर्टिफिकेट हे सर्व सर्टिफिकेट्स आपण करू शकतो. त्याचबरोबर डेटा एंट्रीचा जो पार्ट आहे जो एम्प्लॉईला आपल्याला करावा लागतो ॲडमिशन झाल्यानंतर, तर तो डेटा एंट्रीचा जो वर्क आहे तो तिथे आपल्याला हे होऊन जातो म्हणजे स्टॉप होऊन जातो आणि आपले सर्व रिपोर्ट्स आहेत हे जनरेट होऊन जातात. त्याचबरोबर अकॅडमिकमध्ये आपण ऑनलाईनची फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. जर स्टुडंटला ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही जर पेमेंट करायचं असेल तर याच्यामध्ये आपण ऑनलाईन पण स्टुडंट पेमेंट करू शकतात आणि ऑफलाईन पण पेमेंट करू शकतात. जर ऑनलाईन सोबत जर आपण इंटिग्रेट केलं आहे जर पेमेंट गेटवे जर कोणी गुगल पे सोबत तर याच्यामध्ये इंटिग्रेट करून आपण डायरेक्टली स्टुडंट ऑनलाईन घरी बसून पण तो पेमेंट करू शकतो. तर ही फॅसिलिटी पण आपण अकॅडमिकमध्ये आपण याच्यामध्ये ERP मध्ये ती प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्याचबरोबर स्टुडंट डायरी ॲप पण आपण प्रोव्हाइड केलेले आहे. ते त्याच्यामध्ये स्टुडंट आपली सर्व इन्फॉर्मेशन बघू शकतात. त्याच्यामध्ये त्यांनी किती अमाऊंट पेड केलेली आहे, किती त्याच्यावर बॅलन्स आहे, हे सर्व इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये स्टुडंट डायरीवर ॲपवर पण ती मिळून जातात. तर ही सर्व फॅसिलिटी आपण ERP सोल्युशनमध्ये आपण दिलेली आहे. याच्यामध्ये जर कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर ते विचारू शकतात. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला ऑनलाईन पेमेंट करायचं आहे तर त्याचं रजिस्ट्रेशन कसं म्हणजे आता समजा बिगनर्स आहे तो ऑलरेडी रजिस्टर नाही आहे ना म्हणजे आहे तो कसा ऑनलाईन पेमेंट करतो. ऑनलाईन पेमेंट म्हणजे इथून आपण फॅसिलिटी दिलेली आहे की तिला डिमांड जनरेट होईल. जसं ज्यावेळेस तो ऍडमिशनचा येतो डायरेक्ट ज्यावेळेस ऍडमिशनला येतो त्यावेळेस त्याची डिमांड जनरेट होईल. डायरेक्टली त्याला ऑनलाईनवर ती डिमांड दिसेल. त्याच्यामध्ये आपण फीपेअर म्हणून .com म्हणून एक साईट आपण वेबसाईट दिलेली आहे. त्याच्यावर तू डायरेक्टली आपला जो मोबाईल नंबर त्याचा रजिस्टर्ड असेल त्या मोबाईल नंबर तो रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर तिथे डिफाईन करेल आणि त्यानुसार तो तिथे एक OTP जनरेट होईल. सगळ्या कॉलेजला त्याच पद्धतीने करावं. त्याचप्रमाणे त्याला जर ऑनलाईन मोबाईल थ्रू जर पेमेंट करायचं असेल तर मोबाईल थ्रू पण तो पेमेंट करू शकेल. त्याचप्रमाणे त्याला जर डायरेक्ट कॉलेजमध्ये जर ऑफलाईन पेमेंट करायचं त्याच्याकडे नसेल फॅसिलिटी तर ते डायरेक्टली तो कॉलेजमध्ये पण पेमेंट करू शकतो. तर ही फॅसिलिटी आपण याच्यामध्ये ऑलरेडी इन्क्लूड केलेली आहे. ही वेबसाईट आहे ऑनलाईन फीस कलेक्शनचं. याच्यामध्ये डायरेक्टली स्टुडंट ऑनलाईन पेमेंट याच्यामध्ये जो मोबाईल नंबर त्याचा रजिस्टर्ड आहे तो मोबाईल नंबर इथे इनपुट करणार. त्यामध्ये त्याला एक OTP जनरेट होईल.
ठीक आहे. तर यामध्ये ऑनलाईन पेमेंटची पण फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केली आहे. जे पेमेंट जर स्टुडंटला ऑनलाईन करायचं असेल तर इथे जे काही ऍडमिशन फीची आपण डिमांड पाठवलेली आहे त्यावर तू डायरेक्टली ऑनलाईन पण पेमेंट करू शकतो. तर ही पण फॅसिलिटी आपण मोबाईलच्या ऍप थ्रू पण दिलेली आहे आणि वेब ब्राउझर पण पोर्टलवरून पण तो करू शकतो. ही लिंक आपण वेबसाईटला अटॅच करू शकतो, ही ऑनलाईन feeware.com ची. याच्यामध्ये मग ऑटो जनरेटेड इन्स्ट्रक्शनची फॉर एक्झाम्पल की आता जसं ते टाइम सेट केलेलं की एखाद्या विद्यार्थ्याने 2-3 इन्स्टॉलमेंट दिलेले, तर दुसरा इन्स्टॉलमेंट या महिन्यापर्यंत या तारखेपर्यंत अपेक्षित होता पण दिला नाही. तर ते जनरेट ऑटो मेसेज जनरेट याच्यामध्ये ऑटो मेसेज नाही पण आपण एक डेट मेन्शन करू शकतो. याच्यामध्ये जे आपल्याला जसं मंथली आपल्याला इन्स्टॉलमेंट त्यांना फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करायची आहे तर आपण अकॅडमिक मध्ये ती इन्स्टॉलमेंट बेस्ड फॅसिलिटी आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. जसं जानेवारी महिन्यामध्ये जर जुलै महिन्यामध्ये एक इन्स्टॉलमेंट आहे, त्याच्यानंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये एक सेकंड इन्स्टॉलमेंट आहे, थर्ड महिन्यामध्ये सप्टेंबर महिन्यामध्ये थर्ड इन्स्टॉलमेंट, तर तशी इन्स्टॉलमेंटची फॅसिलिटी आपण याच्यामध्ये देऊ शकतो. तो मेसेज विद्यार्थ्यांना हा मेसेज तो डायरेक्टली म्हणजे मेसेज त्याला बल्क होईल पण त्याला जोपर्यंत आपण डिमांड पाठवणार नाही तोपर्यंत ती डिमांड दिसणार नाही. सेकंड इयरला जर जायचं असेल सेकंड सेमेस्टर तर ऑटोमॅटिक जातं ना, त्याचं की परत रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. नाही, याच्यामध्ये आपण दोन्ही फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. जर आपल्याला रजिस्ट्रेशन थ्रू जर त्यांचं ऑनलाईन ऍडमिशन करून घ्यायचं असेल, ऑलरेडी त्यांचं FY फर्स्ट इयर मध्ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन असते, जर तीच इन्फॉर्मेशन पुन्हा जर आपल्याला त्यांच्याकडून पुन्हा फिलअप करून घ्यायची असेल तर याच्यामध्ये आपण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनचं पण SYTYचं एक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची एक इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलेली आहे. जर त्यांना नाही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन थ्रू जर आपल्याला ऍडमिशन द्यायचे आहे तर डायरेक्टली आपण वाई म्हणून इयर एंड म्हणून आपण डायरेक्ट त्यांना सेकंड क्लासमध्ये प्रमोट करून देतो आणि त्याच्यानुसार त्यांची ऍडमिशन घेऊ शकतो. जे कॉलेजला करता येतं डायरेक्ट कॉलेजला सेकंड सेम मध्ये सेकंड सेम मध्ये कारण की रजिस्ट्रेशन करायची रजिस्ट्रेशन करायची गरज नाही, कारण की त्याची ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इयर मध्ये त्यांनी पूर्ण इन्फॉर्मेशन फिलअप केलेली असते. तीच इन्फॉर्मेशन त्याची कॅरी फॉरवर्ड होतात 3 वर्षापर्यंत, जोपर्यंत तो कॉलेजमध्ये ऍडमिटेड आहे तोपर्यंत. याच्यामध्ये सगळ्यांचा मोबाईल आणि ईमेल आयडी असणं गरजेचं आहे का? हा तरच रजिस्टर आपण मेसेज तसंच मेसेज त्याला जाऊ शकतो. मेसेजची जर फॅसिलिटी त्याला जर प्रोव्हाइड करायचं तर त्याचा मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर असणं आवश्यक आहे. ते ऑनलाईन पेमेंटसाठी पण आणि बाकीची इन्फॉर्मेशन जसं मेसेज पाठवायचा आहे, नोटिफिकेशन पाठवायचं आहे तर त्यासाठी पण त्याचा मोबाईल नंबर इथे रजिस्टर होणं आवश्यक आहे. अरे या याच्यामध्ये आपल्याला कॉलेजकडनं आता समजा मोठे कॉलेज आहे, सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकसाथ एक नोटीस पाठवायची की लास्ट डेट ऑफ द ऍडमिशन असं सांगायचं. तर एकसाथ ती नोटीस चालू त्याच्यामध्ये bulk मध्ये मेसेज टाईप करून बल्क मध्ये आपण त्यांना फॅसिलिटी दिलेली आहे तर आपण ते नोटीसची फॅसिलिटी आपण बल्क मध्ये त्यांना ऍडमिशन नोटीस म्हणजे पाठवू शकतो. त्याच्यामध्ये सगळ्यांना एकसाथ सर्वांना एकसाथ जाऊ शकतो. त्याच्यामध्ये माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे की हा जो आपण डाटा एंटर करतो कॉम्प्युटर म्हणजे टेक्नॉलॉजी आहे, तर याचा आपल्याला बॅकअप घेऊन किंवा असं ठेवून असं काही वेगळं आपल्याला करावं लागतं का? सेट करायचं याच्यामध्ये झालं समजा प्रॉब्लेम कॉम्प्युटरला किंवा तर मग आपण कशा पद्धतीने त्याला परत निघायचं? याच्यामध्ये ऍक्च्युली म्हणजे करप्ट होण्याचे काही चान्सेस नाही आहे, कारण की डेटा हा आपल्या मशीनवर नसतो, हा क्लाउडवर असतो. तर जेव्हा पण आपल्याला जर डेटा जर पाहिजे असेल तर आपण डेटा हा तिथून मागवू शकतो, म्हणजे क्लाउडवरून आपण डेटा अपलोड करता येईल आपल्याला. याच्यामध्ये SMS ची फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे, त्याचबरोबर स्टुडंटचं ईमेलची फॅसिलिटी आहे, त्याचबरोबर स्टुडंटच्या पॅरेंटला जर मेसेज पाठवायचा असेल तर पॅरेंट मोबाईल नंबरचा पण आपण ऑप्शन प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्याच्यानुसार आपण पॅरेंटला पण मेसेज पाठवू शकतो. त्याच्यामध्ये बल्क म्हणजे ऑल स्टुडंटला आपल्याला सर्वच फॅकल्टीचं जे काही ब्रँचेस आहे आपल्याला त्यांना सर्वांनाच पाठवायचं, ते आपल्याला ब्रँच सिलेक्शनचं ऑप्शन नाही दिलेलं आहे. आपण डायरेक्टली त्यांना सर्वांना स्टुडंटला इथे SMS पाठवू शकतो. त्याचबरोबर याच्यामध्ये सेम नोटिफिकेशनचं ऑप्शन आहे, तर त्याच्यामध्ये नोटिफिकेशन पण आपल्याला त्यांना पाठवता येईल.
तर ही नोटिफिकेशनचं पण ऑप्शन आपण याच्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर ही नोटिफिकेशन पण आपल्याला इथे त्यांना पाठवता येईल. एनी अजून काही क्वेश्चन? कुणाला प्रश्न असेल तर विचारा. अजून काही क्वेश्चन असेल कोणाला तर ते विचारू शकतात एनी मॉड्यूल्स. स्कॉलरशिप मध्ये कसं आता महाडीबीटी झालाय सुरू, त्याच्यामध्ये ते याच्यामध्ये काही केलाय का स्कॉलरशिपचे रिलेटेड? हा, स्कॉलरशिपचं रिलेटेड आपण एक फॉर्म याच्यामध्ये दिलेला आहे. जर आपल्याला स्कॉलरशिपची एंट्री जर याच्यामध्ये मेंटेन करायची असेल तर आपण एक स्कॉलरशिपचा एक फॉर्म दिलेला आहे. त्याच्यानुसार आपण स्कॉलरशिपचं जे काही इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यामध्ये देऊ शकतो. नाही, मला म्हणायचं ऑनलाईन तिथनं जे झाला तर ते आपल्या याच्यामध्ये रिस्टोर होऊ शकते का तो डाटा? सर ऍक्च्युली कसं आहे की हा युनिव्हर्सिटीचा जो सॉफ्टवेअर आहे त्याच्यासोबत कनेक्टेड नाही आहे. पण आपल्याला जर मेंटेन करायचा असेल स्कॉलरशिपचा डेटा तर आपण याच्यामध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये मेंटेन करू शकतो म्हणजे मॅन्युअली. पण त्याच्यामध्ये कसं आहे की स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन ऑटोमॅटिकली होऊन जाईल. फक्त जे काही इन्स्टॉलमेंट येतात त्यांचा फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट, सेकंड इन्स्टॉलमेंट ते याच्यामध्ये आपल्याला इनपुट करता येईल. आणखी किती वर्ष म्हणजे स्कॉलरशिपचे किती वर्षाचा डाटा येऊ शकतो? सर आता महाडीबीटी आता सुरू झाले 2 वर्षापासून. हा, तर ऍक्च्युली आता करंट इयर मध्ये आता जो सॉफ्टवेअर आपला जेव्हापासून इम्प्लिमेंटेशन आहे तेव्हापासून आपण इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो याच्यामध्ये. तो डाटा पूर्ण घालावा लागेल. हा, तो डेटा ऑलरेडी आपल्याला इथे इनपुट करावा लागेल त्यांचा. तो परमनंट स्टोर आहे. हा, याच्यामध्ये केव्हा आपल्याला बघता येईल म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी केव्हा इन्स्टॉलमेंट दिलेली आहे, त्याची इन्स्टॉलमेंट केव्हा आलेली आहे. जर त्याचा स्कॉलरशिपचा लॅब झालेला आहे तर मग आपण त्याच्याकडून स्कॉलरशिप जर त्याची सँक्शन नाही झालेली आहे तर त्याच्याकडून आपल्याला पूर्ण फीस आपल्याला घ्यावं लागते. तर ती पण इन्फॉर्मेशन कॉलेजला येणारी फी वगैरे ती पण दिसेल. ती ऍक्च्युली सर्वांना म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी राहतेच. कॉलेजला जी काही फीस त्यांना ऍडमिशनच्या रिलेटेड दिलेली आहे ती सर्व इन्फॉर्मेशन स्टुडंटच्या जो स्टुडंट डायरी ऍप आहे त्याच्यावर पण मिळते त्याला आणि याच्यामध्ये पण राहतेच. आणखी एक म्हणजे प्रॉब्लेम आहे की ऑटोनॉमस झाला आपला, गव्हर्नमेंट ऑटोनॉमसची फीस देत नाही. जी विद्यापीठाची प्रिस्क्राइब फीस आहे तीच मिळेल. ते कसं दिसून पडेल आपल्याला ऑटोनॉमसची, गव्हर्नमेंटची आणि ऑटोनॉमस? याच्यामध्ये आपण दोन्ही हेड क्रिएट करू शकतो. जसं आता गव्हर्नमेंटची, जसं इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये गव्हर्नमेंट कडून काही आपल्याला सबसिडी मिळतात स्टुडंटला, म्हणजे जसं 50% गव्हर्नमेंट देतात आणि 50% कॉलेजवाले करतात. तर ती पण फॅसिलिटी आपण याच्यामध्ये देऊ शकतो. त्यांना स्कॉलरशिप सॉफ्टवेअर ऑपरेट करतात म्हणजे तुमचं ऑटोनॉमस कॉलेज इंजिनिअरिंगच्या दिलेलं आहे का? हा, दिलेलं आहे. तर त्यांच्याकडे कसं काय प्रोव्हिजन स्कॉलरशिपचं म्हणजे काय? त्यांच्याकडे हेड्स कसं असतात की जसं आता कास्ट कॅटेगरी वाईज असतात त्यांच्याकडे. जसं आता जीओआयचा जो स्टुडंट असतात त्यांचा 50% म्हणजे त्यांना 100% स्कॉलरशिप असतात. पण जे आणि ईबीसी आणि जे फुलपिंग असतात त्यांना फुलपिंग वाल्यांना तर स्कॉलरशिप नसते, ती डायरेक्टली फुल पेमेंटच करतात. पण जे ईबीसी असतात त्यांना 50% स्कॉलरशिप असतात आणि 50% त्यांना कॉलेजवाल्यांना पेमेंट करावं लागतं. तर ती फॅसिलिटी आपण याच्यामध्ये ऑलरेडी इन्क्लूड केलेली आहे. तर तशी फॅसिलिटी आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. ते जसं एक्झाम फीचं जर आपण एक सिंगल रेट घेतला तर विद्यापीठाने प्रिस्क्राइब केलेली फी कमी आहे आणि ऑटोनॉमस म्हणजे मग कॉलेजचा तो राईट्स आहे की किती घ्यायचे. ते तशी फीस दिसून पडेल का? हो, तशी दिसेल ना सर. जसं आपल्याला हेड्स आपल्याला बनवायचं आहे तर आपण ते हेड्सच्या नुसार आपण तशी फी ते इन्क्लूड करू शकतो. कारण की ते स्टँडर्ड फी आपण मेंटेन केलेली आहे की पर्टिक्युलर आपल्याला किती स्टँडर्ड फी त्यांच्याकडून घ्यायची. तर तसं हेड्सच्या नुसार आपण स्टँडर्ड फी त्यांच्याकडून क्रिएट करू शकतो. म्हणजे ऍडेड कॉलेज तर नाहीये. आणखी कुठल्या कुठल्या कॉलेजला दिलाय तुम्ही सॉफ्टवेअर म्हणजे ऍडेड मध्ये? ऍडेड मध्ये सर ऑल ओव्हर एज्युकेशन फील्ड मध्ये, एज्युकेशन फील्ड मध्ये ऑल ओव्हर महाराष्ट्राच्या बाहेर पण स्कॉप नागपूरच बघूया आपण. नागपूरचं मध्ये याच्यामध्ये आता ऑलरेडी तिरुपतीमध्ये तो ऑलरेडी आहे. त्याच्यासोबत RS मध्ये धरमपेठ सायन्स, शिवाजी सायन्स 100% ऍडेड वाले ना? हा, 100% म्हणजे सिनियर कॉलेज. सिनियर. तर त्यांच्या ज्या फीस मिळतात गव्हर्नमेंट कडून त्या कशा म्हणजे ऑटोनॉमस वाले आहेत का ते? नाही, ते ऑटोनॉमस नाहीये सर. एज्युकेशन मध्ये ऑटोनॉमस कोणतं तुम्ही सॉफ्टवेअर वाल्यांचं करताय? हा, एज्युकेशन ऑटोनॉमसचं आता याच्या नागपूरच्या याच्यामध्ये तर कोणतंच कॉलेज नाही. फक्त मला वाटतं तिरुपतीचं त्यांचंच कोणतंच. एक रामदेव बाबा आहे ना? रामदेव बाबामध्ये नाहीये आमचं सॉफ्टवेअर. त्यांच्याकडे ते दुसरं सॉफ्टवेअर त्याच्याकडे.
Thank you all. Thank धन्यवाद सर. या ठिकाणी आपल्याला MIS ची माहिती देण्याकरता मास्टर्स ऑफ सोल्युशन मधून आशिष बोरकर सर इथे या ठिकाणी यांनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे. तरी या अनुषंगाने कोणाला आणखी काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता. कोणाला काही कन्फ्युजन असेल सॉफ्टवेअर बद्दल, पर्टिक्युलर MIS जे सॉफ्टवेअर आहे मास्टर्स ऑफ सोल्युशन कंपनी थ्रू जे त्यांनी त्याचं प्रेझेंटेशन इथे केलेलं आहे, त्यांचे मॉड्यूल्स त्यांनी इथे आपल्याला एक्सप्लेन केलेले आहे. त्यामध्ये ऑफिस आणि लायब्ररी असे दोन्ही मॉड्यूल्स त्यांनी कव्हर केलेले आहे. त्यामध्ये जर कोणाला कन्फ्युजन असेल तर ते आपले प्रश्न इथे या ठिकाणी मांडू शकतात. ते चर्चा करू शकतो. जर प्रश्नांचं सत्र आपलं आटोपलं असेल तर आपण या पुढच्या याच्याकडे वळूया. आजच्या टेक्निकल सेशनला आपल्याला लाभलेले चेअरपर्सन डॉक्टर मसराम सर यांना या ठिकाणी मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या टेक्निकल सेशनला ऍड्रेस करावं. डॉक्टर मसराम सर. सगळ्यांना नमस्कार. की आताच आशिष बोरकर जे मास्टरसॉफ्ट चे ऑफिसर आहेत आणि त्यांनी अतिशय उपयुक्त अशी माहिती या विषयावरती दिलेली आहे. जेव्हा आपण ई-गव्हर्नन्स किंवा ऑफिस ऑटोमेशन या विषयावरती चर्चा करतो तर निश्चितच आता अनेक वर्षांपासून जी प्रॅक्टिस सुरू होती त्याच्यामध्ये ह्युमन इंटरफेरन्स किंवा ह्युमन इनपुट हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात होता अगोदर. आता या ऑफिस ऑटोमेशन मध्ये आपण बघतोय की यामध्ये की कॉम्प्युटरायझेशन याचा फार मोठा एक रोल राहिलेला आहे, भूमिका राहिलेली आहे की ज्याच्यामुळे आता वर्षानुवर्ष आपण बघतो की कमीत कमी वर्कफोर्स होत आहे किंवा ह्युमन रिसोर्स एम्प्लॉय करण्यात येत आहे. तर 10 लोकांचं काम एक हे मशीन करतं, जो ऑफिस ऑटोमेशनच्या नावाखाली आता सध्या जे सुरू आहे. एक आपण बघितलं की याच्याने बरेच फायदे, आता जसं बोरकर सरांनी सांगितलं की या सॉफ्टवेअर मध्ये अटेंडन्स बद्दल आहे, कॉलेज एक्झामिनेशन बद्दल सॉफ्टवेअर दिलेलं आहे. त्यानंतर मग कॉलेजेसनी काही परचेसेस जर करायचे असतील ते त्याचं सुद्धा मॅनेजमेंट या सॉफ्टवेअर मध्ये आहे. सॅलरी प्रोसेस होते, पे स्लिप यातनं जनरेट होते किंवा जसं फी पेमेंटच्या दृष्टिकोनातनं फार महत्वाची माहिती सांगितली. कारण की आता जसं तिरपुळे कॉलेज सारखं छोटं कॉलेज आहे तर अकाउंटंट किंवा त्याला असिस्टंट कोणी नसतो, तर एका व्यक्तीवरती जो भार येतो तर त्या माध्यमातून या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून किंवा ऑफिस ऑटोमेशनच्या माध्यमातून बराच भार त्या तऱ्हेने कमी होऊ शकतो, ही माहिती सरांनी सांगितली. त्यानंतर एम्प्लॉईजच्या दृष्टिकोनातून जर विचार करता तर 2-3 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या मला लक्षात आल्या. एक तर त्यांचा लिव्ह रेकॉर्ड म्हणजे सुट्ट्यांचा रेकॉर्ड, की ऍट दी एंड जेव्हा आपण बघतो तर जेव्हा ह्युमन इंटरफेरन्स असतो तर त्याच्यामध्ये लिव्ह इकडे तिकडे झाले, इतके कमी झाल्या, इतक्या हव्या होत्या, हा भाग अतिशय जास्त मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो आणि त्यातनं मग ऑफिसमध्ये केओसचं वातावरण निर्माण होतो. परंतु ह्या सॉफ्टवेअरमध्ये समजा लिव्ह रेकॉर्ड जर अप टू डेट असेल तर मला वाटत नाही की कोणत्याही तऱ्हेच्या अडचणी ह्या फ्युचरमध्ये येऊ शकतात. त्याच तऱ्हेचा एक अतिशय महत्वाचा भाग जो आहे की सर्व्हिस बुक. तर मला एक आठवतं की डिजी लॉकर म्हणून जी सर्व्हिस आहे ऑफिस ऑटोमेशन मध्ये, ह्या सर्व्हिस बुक्स जर डिजी लॉकर मध्ये जर आपण ठेवण्याचा प्रघात जर ऑफिसर्सनी जर सुरू केला तर बऱ्याच प्रमाणात, जसं आता
बोरकर सरांनी सांगितलं की हे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेअर आहे, तर याच्यामध्ये डेटा काही करप्ट होत नाही किंवा डेटा हा डिस्ट्रॉय होत नाही. तर तो रिट्रीव्ह आपल्याला कधीही करता येतो. आणि प्रत्येक कॉलेजमध्ये आपण बघतो की जे ऑफिस रेकॉर्ड मागच्या 20, 25, 30, 40 वर्षापर्यंत हा प्रिझर्व्ह करणं आवश्यक असतं, जो एम्प्लॉईजच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असतो. तर अनेकदा असं होतं की ज्या फिजिकल टर्म्सवरती हा रेकॉर्ड मेंटेन करणं हे अतिशय मोठे चॅलेंज बनून गेलं होतं. काही कॉलेजेसमध्ये, शाळांमध्ये आपण बघतो ते उधळी लागली आणि त्या उधळीमध्ये तो संपूर्ण रेकॉर्ड फस्त झालेला आहे. परंतु या डिजी लॉकरमध्ये जर आपण हे सर्व्हिस बुक किंवा टीसी जे आहेत विद्यार्थ्यांच्या, अनेक विद्यार्थी 30-40 वर्षानंतर टीसी मागायला येतात, तर त्याही दृष्टिकोनातनं मला वाटतं हे अतिशय महत्वाचं एक ऑफिस ऑटोमेशनचं एक लागण्यात आलेलं आहे. आणि या तऱ्हेने जसं बायोमेट्रिक रेकॉर्ड सध्या 2 वर्षांपासून ते बंद झालेलं जरी असलं तरी फ्युचरमध्ये परत बायोमेट्रिक सिस्टम हे सुरू होईल, त्याचा रेकॉर्ड सुद्धा आपल्याला घेता येतो. त्यानंतर एक महत्वाचं ऑफिसच्या दृष्टीने महत्वाचं सांगितलं की आवक जावक जो रेकॉर्ड आहे तो सुद्धा आपल्याला यामध्ये मेंटेन करण्यात येतो. लर्निंग टीचिंगच्या दृष्टिकोनातनं ITLE हे जे सॉफ्टवेअर आहे त्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने किंवा टीचर्सच्या दृष्टीने एक सोय या अंतर्गत होऊ शकते. तर ITLE हे सुद्धा मॉडेल मला वाटतं की कॉलेजेसने अडॉप्ट करणं अतिशय आवश्यक आहे. टीचर्सच्या दृष्टीने किंवा नॉन टीचिंगच्या दृष्टिकोनातून जे डेली रिपोर्टिंग आहे की आज मी काय केलं, आज कोणतं काम टार्गेटेड करणं आवश्यक आहे, ते झालं नाही झालं, हा सगळा रेकॉर्ड सुद्धा आपल्याला या सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा ऑफिस ऑटोमेशन मध्ये आपल्याला प्रिझर्व्ह करून ठेवता येतं. एक महत्वाचा लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टमच्या दृष्टिकोनातने जेव्हा सांगण्यात आलं इनॉग्रेशन मध्ये की लायब्ररी हा एक कॉलेजचा आत्मा आहे, तर तो रेकॉर्ड सुद्धा आपण आणि बऱ्याच सर्व्हिसेस आहेत त्या डिटेलमध्ये आता जाणं बरोबर नाही वेळेच्या अभावी, परंतु लायब्ररीच्या ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत, सेवा आहेत, त्या सुद्धा या लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टम मधनं आपल्याला विद्यार्थ्यांना चांगल्या तऱ्हेने आणि इफेक्टिव्हली देता येतात. आणि एक प्रश्न जो विचारण्यात आला होता किंवा ऑनलाईन ऍडमिशनचं सुद्धा प्रोसेस या अंतर्गत करण्यात येतं. सगळ्यांना माहिती आहे की सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जो भाग आहे हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात, त्याच्याशिवाय आता या डिजिटल वर्ल्ड मध्ये काही होणार नाही. आणि त्या AI मध्ये की प्रत्येक कॉलेजेसनी, प्रत्येक युनिट्सनी स्वतःला अपडेट करणं खूप आवश्यक झालेलं आहे. जिथं माणसं कमी आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे, तर त्या दृष्टिकोनातनं या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा आपण वापर कशा प्रकारे करू शकतो हे बघणं प्रत्येक कॉलेजला फार आवश्यक आहे. एक फायद्याच्या दृष्टीने किंवा ऍडव्हान्टेजच्या दृष्टीने आपण जर बघितलं की या ऑफिस ऑटोमेशन मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात म्हणजे रिलायबिलिटी एक आपण म्हणू शकतो. आणि नक्की आहे की एकदा आपल्याला तो रेकॉर्ड हा अपलोड करणं आवश्यक असतं आणि तो रेकॉर्ड अपलोड केल्यानंतर आपण रिलाय करू शकतो की किती वर्षानंतर तो रेकॉर्ड आपल्याला जर प्राप्त करून घ्यायचा असेल तर तो रेकॉर्ड आपण माहिती करून घेऊ शकतो. तर रिलायबिलिटीच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचं हे एक ऑफिस ऑटोमेशन किंवा डेटाबेस हे मला वाटतं. की अनेक महाविद्यालयामध्ये, जसं आता आमच्याच महाविद्यालयाची गोष्ट करतो, तर इतक्यात अनेक जे नॉन टीचिंग स्टाफ आहेत ते रिटायरमेंट नंतर हा ह्युमन रिसोर्स आमच्या कॉलेजमधनं कमी झाला. तर अशा प्रसंगात महाविद्यालयाला जो उपयोगी किंवा कामात येऊ शकतो तर ते आहे ऑफिस ऑटोमेशन, की ज्या माध्यमातनं कमी लोकांमध्ये आपण जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे ते मॅनेज आपण इफेक्टिव्हली करू शकतो. त्या दृष्टिकोनातनं सुद्धा हे ऑफिस ऑटोमेशन मध्ये आपल्याला
जाणं किंवा ते अडॉप्ट करणं ती सिस्टम, हे मला अतिशय महत्वाचं वाटतं. या संपूर्ण इकोसिस्टम मध्ये एक गोष्ट अतिशय महत्वाची आहे. निदान आपल्या तिरपुडे कॉलेज सारख्या छोट्या कॉलेजेससाठी जेव्हाही आपण टेक्नॉलॉजी इंड्यूस करतो, जेव्हाही टेक्नॉलॉजी आपण उपयोगात आणतो, तर त्याच्यामध्ये एनर्जी सेव्हिंगचा जो आस्पेक्ट आहे तो आपण विचारात घेणं अतिशय आवश्यक आहे. की जेव्हा जेव्हा आपण मशिनरी उपयोगात आणतो, कॉम्प्युटर्स आपण आता बहुतेक कॉलेजेसमध्ये की माणसं कमी आणि कॉम्प्युटर जास्त असं काही झालेलं आहे. आमच्या लायब्ररीमध्येही की 3 माणसं आणि 15 कॉम्प्युटर. तर अशा प्रकारची जी व्यवस्था आपल्याला बघायला मिळते. जेव्हा हे कॉम्प्युटर्स उपयोगात किंवा ह्या मशिनरी जेव्हा उपयोगात आणल्या जातं, तर एनर्जी सेव्हिंगकडे आपण लक्ष देतो. आपण इकोसिस्टमची चर्चा करतोय, आपण क्लायमेट चेंजची जेव्हा चर्चा करतोय, निदान सोशल वर्क कॉलेजेसना ह्या क्लायमेट चेंजची चिंता करणं किंवा एनर्जी सेव्हिंगच्या दृष्टिकोनातनं विचार करणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातनं प्रत्येकाने ही जबाबदारी घेणं आवश्यक आहे. जसं आपण ऑफिस ऑटोमेशन करून घेतो, तसं एनर्जी सेव्हिंगसाठी आपण काय प्रयत्न करतोय. अनेकदा आता जसा ऑफिसमध्ये असो, स्टाफ रूम मध्ये असो, की व्यक्ती निघताना आपण खरोखर इलेक्ट्रिकचं जे सिस्टम आहे, बटन्स आहेत, ते बंद करून निघतो का. फॅन्स आजकाल रिमोट फॅन्स आलेले आहेत की व्यक्ती जर त्या रूमच्या बाहेर निघाला तर ऑटोमॅटिक तो फॅन बंद होतो. म्हणजे त्याला सेन्सर बेस्ड जे आपण म्हणतो. तर हे सुद्धा एक ऑटोमेशन आज कॉलेजेसमध्ये पाहायला मिळतं. किंवा अनेकदा जसं आता प्रोजेक्टर मशीन हे आपण लावतो. अनेकदा जसं आता मी अनेक म्हणजे 15-20 मिनिटं बोलत आहे तेव्हापर्यंत तो प्रोजेक्टर सुरू असतो. परंतु हे ऑफिस ऑटोमेशन मध्ये आता ह्या सुद्धा गोष्टी आलेल्या आहेत की जर 30 सेकंड जर ते म्हणजे काही काम झालं नाही तर ते ऑटोमॅटिक ते ऑफ होतं. ओके. तर ती सिस्टम जर आपण लावली, प्रत्येक ठिकाणी आपण LED बल्बचा जर उपयोग केला, तर या सगळ्या ऑफिस ऑटोमेशन म्हणा किंवा ई गव्हर्नन्स मध्ये हाही मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. ज्याच्यामध्ये एनर्जी सेव्हिंगच्या दृष्टिकोनातनं त्याच्यामध्ये स्मार्ट लाइटिंग जो प्रकार आहे तो सुद्धा अतिशय महत्वाचा एक आस्पेक्ट मला लक्षात येतो. काही कॉलेजेसमध्ये आता बघितलं की जे प्राचार्य जे आहेत ते कारमधनं प्रवास करतात किंवा काहींचे आता म्हणजे ड्रायव्हर ठेवलेले मागे बसलेले आहेत. तर कारमध्ये बसल्या बसून कॉलेजचा कारभार सुपरवाइज केला जातो. कोण आलेला आहे, कोण आलेलं नाही आहे, ऑफिसमध्ये काय सुरू आहे ते सुद्धा मी 2 कॉलेजचं ते सिस्टम बघितलं की ते ऑन दी गो ही सगळी सिस्टम ते आपल्या मोबाईलवरती रिमोटली कंट्रोल करत असतात. तर ह्या दृष्टिकोनातनं जेव्हा पुढे पुढे आपण बघतो तर या सगळ्या सिस्टम्स ह्या अडॉप्ट करणं आता काळाची गरज झालेली. त्याला याची गरज नाही असं म्हणण्यापेक्षा आता एक व्यक्ती आणि मशीन या दोघांचा संगम करून आपल्याला पुढे जाणं अतिशय आवश्यक आहे. हे करत असतानाच आपण बघतो की अनेक प्रमाणात आपलं टेक्नॉलॉजीवरती फार मोठ्या प्रमाणात भरोसा आपण करतोय. जेव्हा कधी कुठल्या ऑफिसमध्ये वगैरे तुम्ही जाता तर बघतो की त्यांचं एक कारण देतात, काही डिले करायचं असेल, कोणाला पळवायचं असेल ऑफिसमधून तर सर्व्हर डाऊन आहे म्हणून अतिशय चांगला शब्द आलेला आहे की तुमचं काम व्हायचं नसेल तर सर्व्हर डाऊन आहे. ठीक आहे. आपली रिलायबिलिटी आपण इतकी वाढवलेली आहे टेक्नॉलॉजीवरती की ज्याच्यावरती इतका भरोसा करून राहतो. त्याचं एक बी प्लॅन जो आहे की त्याचा जो फिजिकल जो रेकॉर्ड आहे तो न मेंटेन करण्याकडेही फार मोठा कल आणि तो डिसएडव्हान्टेज आहे की ज्याच्यामध्ये आपण ओव्हर रिलायबल आपण या टेक्नॉलॉजीमध्ये राहतोय. आणि अनेक ठिकाणी असं बघतो की जेव्हा व्यक्तीचं जे इनोव्हेशन आहे, व्यक्तीचं जी क्रिएटिव्हिटी आहे या मशीनने पूर्णपणे खाल्लेली आहे. म्हणजे ऍडव्हान्टेजची जर आपण चर्चा केली, ऑफिस ऑटोमेशन हे नक्की आहे, पण त्यासोबत व्यक्ती
जिथं मधात येतो तर त्याची क्रिएटिव्हिटी शेवटी मशीन चालवतो कोण? व्यक्ती चालवतो. तर त्याला सुद्धा त्या पूर्ण त्या इकोसिस्टम मध्ये प्रोटेक्ट करणं, त्याच्या क्रिएटिव्हिटीला चालना देणं हे अतिशय आवश्यक मला वाटतं. आणि अनेकदा आपण हे सगळी सिस्टम ही इंटरनेट बेस्ड आहे आणि अनेकदा जर इंटरनेट जर डिसरप्ट झालं तर पूर्ण ऑटोमेशन हे आपल्या ठिकाणी राहतं आणि त्याच्यामुळे हे इंटरनेट सिस्टम ही अतिशय स्ट्रॉंग असणं अतिशय गरजेचं आहे. तर मला वाटतं या विषयावरती इतके वेगवेगळे डायमेन्शन्स आहेत याची चर्चा बोरकर सरांनी फार चांगल्या तऱ्हेने मांडली आणि त्या दृष्टिकोनातनं हा विषय ऑफिस ऑटोमेशन ई गव्हर्नन्स ही काळाची गरज आहे आणि याला अडॉप्ट करणं नितांत गरजेचं आहे. तरीही आपला जो ह्युमन रिसोर्स आहे त्याचा योग्य ब्लेंड करून त्याचा उपयोग करून आपण ह्या ई गव्हर्नन्सला ऑफिस ऑटोमेशनला अधिक चांगल्या तऱ्हेने आपण वापरू शकतो फॉर दी डेव्हलपमेंट ऑफ कॉलेज. इतकं बोलून मी माझं अध्यक्षीय संपवत आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपल्याला आपल्याला लाभलेले चेअरपर्सन डॉक्टर दीपक मसराम सर, असोसिएट प्रोफेसर, टिपरे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क यांनी आपल्याला बरेच सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी डिजिटल इरामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कसं महत्वाचं आहे आणि डेटा मॅनेजमेंट करताना आपल्याला काय काय प्रॉब्लेम्स येतात त्या दृष्टीने आपण कसं सॉफ्टवेअर अंगीकारलं पाहिजे याचं फार सुंदर प्रकारे आपल्याला महत्त्व समजावून सांगितलेलं आहे. आणि ज्यांनी आजपर्यंत सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंट केलेलं नसेल, इन्स्टॉल केलेलं नसेल, ते नक्कीच आजच्या टेक्निकल सेशनमुळे इन्स्पायर होतील आणि आपल्या कॉलेजेसला सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंट करून आपलं एनर्जी सेव्ह करून आपल्या कामाची आणि सेवेची क्वालिटी नक्कीच इम्प्रूव्ह करतील अशी मी आशा बाळगते. तेव्हा आजच्या टेक्निकल सेशनचा आपला समारोप करताना आपल्याला आभार प्रदर्शनाकडे आपण वळूया. तेव्हा आजच्या टेक्निकल सेशनच्या आभार प्रदर्शनासाठी मी स्मिता भेलावे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या टेक्निकल सेशनचे आभार प्रदर्शन करावे. स्मिता भेलावे मॅडम. मी स्मिता भेलावे. 4 ऑगस्ट 2021 रोजी ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन तिरपुळे समाजकार्य महाविद्यालयात करण्यात आले आहे. आपल्याला लाभलेले रिसोर्स पर्सन म्हणून आशिष बोरकर सर, सॉफ्टवेअर इंजिनियर यांनी आपल्याला एमआयएस बद्दल माहिती दिली. तसेच ई वेबिनार मध्ये आशिष सरांनी आपल्याला ऑनलाईन टीसी, ऑनलाईन बोनाफाईड तसेच ऑनलाईन ऍडमिशन बद्दल माहिती दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. तसेच टेक्निकल सेशनला लाभलेले चेअरपर्सन म्हणून दीपक मसराम सर यांनी आपल्याला ई वेबिनार बद्दल माहिती दिली. त्याबद्दल त्यांचे आभार मानते. तसेच टेक्निकल सेशनला संचालन श्रीमती पल्लवी जांभूळकर, आमच्या कॉलेजच्या लायब्ररीयन यांनी अतिशय सुंदररित्या केले. त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानते. आयोजकांनी मला आभार व्यक्त करायची संधी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. याबरोबरच आपले प्रथम टेक्निकल सेशन या ठिकाणी आपले संपुष्टात आलेले आहे. तेव्हा यापुढे आपण सेकंड टेक्निकल सेशनला सुरुवात करतोय. त्यासाठी मी यापुढचं माईक डॉक्टर अर्शिया सय्यद मॅडम यांच्याकडे सुपूर्द करते.
Nice to meet you.